हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 11 बजे बजट आने वाला है, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। उससे पहले जरा आपको सुनवा देते हैं आम आदमी हरियाणा का वो क्या उम्मीद कर रहा है इस बजट से। उम्मीद तो यही है भी मतलब जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं फिर यहाँ बेरोजगार उनको रोजगार मिल जाए। जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ 3 सेक्टर में वो है इस टाइम सफाई की। कम से कम 1.5-2 महीने से सफाई नहीं हो रही है। अच्छा है थोड़ा खाने पीने की चीजें हैं अगर थोड़ा सस्ती रहे कंट्रोल में रहे तो अच्छी बात है। तो उम्मीद तो यही है भाई सस्ता होना चाहिए। 15-20 रुपए के रेंज में हर कोई ले सकता है, गरीब भी मीडियम वर्ग के लोग भी है जी। महंगाई ज्यादा हो गया। हेल्थ पे तो जी गवर्नमेंट ने पग उठाने चाहिए जो भी स्टेप होते हैं। क्या इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं कि आम जनता को इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हर तरफ से इनकम टैक्स में स्लैब में राहत मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उसके बाद आपका जो भी हर तरह से जनता को जो भी डेली नीड्स की ज़रूरतें डेली जो भौतिक मूलभूत चीज़ें होती हैं उनमें सब में राहत मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे देश की सुरक्षा के प्रति बजट बढ़ाना चाहिए ताकि बहुत ही मतलब जैसे चारों तरफ से हमारा देश बॉर्डर से घिरा हुआ है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेना तैनात रहे और उनको हर पॉसिबल जरूरत का सामान पहुँचता रहे और प्रॉपर आर्म्स मिलिट्री वगैरह सारा का सारा सामान उनके पास होना चाहिए। चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य शिक्षा इस दिशा में बजट में क्या हो सकता है ये समझेंगे। डिफेंस को लेकर भी रक्षा बजट भी जो है उस पर भी नजर होगी। दिनेश जी, आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी हैं कि वो चाहते हैं कि गरीब आदमी आम आदमी अगर वो बीमार हो तो बीमारी के चक्कर में इतना न दब जाए बोझ के तले कि उसका पूरा का पूरा बजट ही खत्म हो जाए, गड़बड़ा जाए। तो उसको बूस्ट करने के लिए आयुष्मान योजना को और कुछ हो सकता है। बिल्कुल गुरुजी, उसमें स्वास्थ्य पे पिछली बार भी थोड़ा सा बजट कम रहा था। इस बार स्वास्थ्य के एरिया में ज्यादा बजट देखने को मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ एक अभी समस्या है क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन कम रहा है और आगे भी बढ़ाना है। तो इस दिशा में कुछ इस तरह के स्टेप लिए जाएंगे ताकि रियलाइजेशन भी एक तरह से बढ़ जाए। और स्वास्थ्य की तरफ आप पहले भी देखिए, जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो ज्यादातर पूरा टैक्स फ्री एरिया है। पूरा जो सैनिटेशन एक्टिविटी है वो भी जीएसटी से एग्जाम्प्ट है। क्लिनिक पॉलिक्लिनिक सारे जीएसटी से एग्जाम्प्ट हैं। और बिल्कुल जो भी इस एरिया में प्रधानमंत्री जी का हमारा सफाई के प्रति पहले भी अभियान रहा है, जो कि सफाई अच्छी रहती तो बीमारियां वैसे ही कम होती हैं। तो उस क्षेत्र में भी जो सैनिटेशन वगैरह है उसमें भी इस बजट में प्रावधान पूरी रहने की उम्मीद है। गौरव जी ठीक है, आर्य जी आपको क्या उम्मीद है स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, स्वास्थ्य का आयुष्मान योजना है, ये देखने सुनने में और सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसमें इसको जब कंप्लायंस करते हैं, जमीनी हकीकत पर आता है तो वहां पे आगे दिक्कत होती है। क्योंकि पहली बात तो हम जागरूक नहीं, इतनी जनता पढ़ी लिखी नहीं है, इतना अभी कंप्यूटराइज नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हालांकि पिछले दिनों काफी कार्रवाई हुई है, जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया है, बिल्स वगैरह ज्यादा, लेकिन ये चीजें तो देखो चलती रहती है। जब से इंसान पैदा हुआ है दुनिया में, सृष्टि में आया, तब से अपराध फौजदारी ठगी थोड़ा बहुत अनियमितता चलती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा है और इसमें बजट को काफी बनाए रखें। और जैसे इन्होंने बताया बिल्कुल ठीक बात है, इनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। और हम आशा करते हैं कि स्वास्थ्य भी एक बहुत प्रीमियरी चीज है। आदमी स्वस्थ रहेगा तभी आगे कुछ कर पाएगा, आगे जो भी रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिए जो है ना बजट जो है ना, हम आशा करते हैं अच्छा हो। और अच्छा कर रही थी सरकार पिछले, लेकिन वही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आयुष्मान योजना बड़ी अच्छी है, लेकिन इसको कंप्लायंस करे, इसको जमीनी हकीकत पर लाए तो इसको लोगों को जागरूक मिडिल क्लास फैमिलीज थोड़ा सख्ती बरते, मिडिल क्लास फैमिलीज तक इसकी रीच जो है वो इजीली अवेलेबल। देखिए ना, पहले एक उसके लिए बजट और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत। जी नहीं, बजट तो देखिए स्वास्थ्य का
बजट का तो बहुत कमी है, आप कितना भी कर सकते हो बजट में, आप कितना भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि स्वास्थ्य प्राइमरी चीज है। और इसमें दूसरी चीजें ये भी है कि इसको जितना भी आप बढ़ाओगे, जितना भी सुविधा दोगे, उतना ही दूसरे खर्चे आपके कम हो जाएंगे। ठीक है दिनेश जी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। गौरव जी आप देखेंगे पहले वो जो डिश डलती थी, जो उसमें स्टंट डलते थे, उसकी कॉस्टिंग कितनी कम की है गवर्नमेंट ने। तो सहायता से ज्यादा मैनेजमेंट जरूरी, प्रबंधक जरूरी है। हॉस्पिटल की जो बड़े हॉस्पिटल है उसकी वो जरूरी है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए बहुत ज्यादा रश रहता है, वहां पे हर आदमी इलाज नहीं करा सकता। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करते हैं तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा महंगी होती है। हम तो एक आम आदमी बीमारी को सिकुड़ के बैठ जाता है कि हॉस्पिटल में जाऊंगा तो रहेगा नहीं, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट को एक प्रबंधक की जरूरत है, कॉस्टिंग की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग का एक जो कॉस्ट ऑडिट का प्रावधान हॉस्पिटल पे जरूर होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही एक छोटी सी बात मैं भी जोड़ना चाहता हूँ गौरव जी, कि ये जितनी घातक रोग है ना, ये जैसे कैंसर है, टीबी है, जितने भी और जो करीब करीब इनक्योरेबल कह लीजिएगा, बहुत खर्चीले, ये तो कम से कम सरकार को प्रति व्यक्ति के लिए फ्री ही करना चाहिए। इनको ऐसा एक मैनेजमेंट, ऐसा मैकेनिज्म लगाए कि ये जो जितने भी घातक बीमारियां हैं, क्योंकि ये 1 करोड़ पे जाता है और जमीनें बिक जाती है लोगों की, और आदमी बचता भी नहीं है। कई बार ये होता है क्योंकि एडवांस स्टेज में पता लगता है। तो इनको एक तो अर्ली स्टेज में पता लगने का मैकेनिज्म हो, जितना भी मेडिकल में पॉसिबल हो सके, तो वो कोशिश की जाए। दूसरा ये है कि वो ये तो इस टाइप की बीमारी है, आप इसमें तो क्या हम ये कर सकते हैं, क्या ये किया जाना चाहिए कि जो जहां भी काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, उसको क्या ये कहा जा सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको साल में 2 बार हेल्थ कैंप अपने एम्प्लॉयज के लिए हर तरह की बीमारी के लिए बिल्कुल देखिए आप लगाएं, ताकि आप जो अर्ली स्टेज में डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर साल में 2 बार हेल्थ कैंप लग रहा है, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां, तो आपको वहीं पता चल जाएगा। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो हेल्थ ठीक है, उनकी तो होती भी हो शायद, और उनका एक अप टू लिमिट सम इंश्योरेंस भी होता है, मेडिक्लेम होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आम आदमी जो गांव में नौकरी पेशा नहीं करता, जो गांव में रहता है, जो ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे हरियाणा में, ज्यादा तो पंचायत में कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी पंचायत तौर पर या पब्लिक हेल्थ सेंटर इनकी बढ़ाई जाए, या उन जो पब्लिक हेल्थ सेंटर उनमें वैसी मशीनें, ऐसे एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे जिसको थोड़ा सा भी हो तो वो जाके फ्री में करवा सके। क्योंकि ठीक है सर, बजट आने वाला है, बहुत थोड़ा सा टाइम बच गया, इसलिए जल्दी से शिक्षा पे चलते हैं। दिनेश जी, शिक्षा में मैं अक्सर डिबेट्स में यही सवाल पूछता हूं कि अगर आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो देखिए पूरे देश में होड़ रहती है युवाओं, मुझे IIT में जाना है, मुझे IIM में जाना है, तो वहां सरकारी या ऑटोनोमस बॉडीज हैं लेकिन वो सरकारी फंडेड हैं, JNU में जाना है, DU, तो हायर एजुकेशन में तो हम सरकारी की तरफ भागते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन की बात आती है, कोई भी माँ बाप अगर वो सक्षम है, वो नहीं चाहता कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं बच्चों को। बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल उसी बात पे मैं आने वाला था, क्योंकि जो शिक्षा का एक, जब हम भी पढ़ते थे, हमारे गांव में भी स्कूल होते थे, हमारे जो फादर पढ़ते थे तो कई गांवों के मिला के एक स्कूल होते थे। जब हम पढ़ने लगे तो लगभग ज्यादातर गांवों में स्कूल थे, कुछ गांवों को छोड़ के। तो स्कूल तो ज्यादातर हो गए थे, लेकिन आज के दिन वो स्कूल भी खाली हैं। आज के दिन जितने बच्चे आते हैं, हमारे टाइम में उतने एब्सेंट रहते थे या लेट आते थे। तो वो उसका क्वालिटी, जो एजुकेशन क्वालिटी है, वो बहुत जरूर होना चाहिए। जैसे कई फॉरेन कंट्रीज में भी हैं कि जैसे एक टीचर पढ़ाता है या एक कोई भी DC है या कोई भी ऑफिशियल्स है, उनके लड़के भी सरकारी स्कूल में पढ़ सकें, उस तरह का एनवायरनमेंट तैयार करना चाहिए। और थोड़ा सा ऑब्लिगेशन भी होनी चाहिए कि आप भी इलाहाबाद कम से कम एक बार टिप्पणी की थी ऐसी कि ऐसा होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई भी सरकारी ऑफिसर है वो बच्चों अपने सरकारी में पढ़ाए, ऐसा आया था, बट नहीं चल पाती है चीजें, ये प्रैक्टिकल में नहीं चल पाती। यदि क्वालिटी होंगी तो बिल्कुल चलेंगी, IIT भी चल रही है, IIM भी चल रहे हैं। यदि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यदि प्राइमरी लेवल पर रहेगा। क्या है आर्य साहब, बजट की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है, या नीचे बैठे अधिकारी जो ब्लॉक लेवल पे है, जिला लेवल पे है, ये मोटी मोटी सैलरी लेके बस AC कमरों में बैठे रहते हैं, सुधारना ही नहीं चाहते जी? देखिए गौरव जी, अभी जैसे इन्होंने बताया भाई साहब ने कि स्कूलों में बच्चे कम है, स्कूलों में बच्चे कम नहीं, अभी एक क्राइटेरिया सर्वे हुई जिसमें प्राइमरी स्कूल काफी कुछ 700-800 के करीब बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि 1026 उनका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, 25 बच्चे से कम है, 25 बच्चे नहीं है। तो आप हालत ये देख लीजिए
कि अब जिम्मेवार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए मैं डायरेक्ट सरकार को जिम्मेवार हूँ। तो जो कंसर्न सरकार है, हरियाणा की सरकार है, हरियाणा की सरकार जिम्मेवार है, उनको अच्छे अध्यापक नहीं, लेकिन सिर्फ क्या आज की सरकार को दोषी ठहराए या आजादी के बाद से जब से यह ख्वाब देखा गया कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े, तब से ही उसको जो इम्प्रूव टाइम टू टाइम करना था उसकी क्वालिटी को, हायर एजुकेशन में तो आपने मेंटेन किया, लेकिन प्राइमरी मिडिल वहां पे आपने चौपट कर दिया। दो बात, एक चौंकाने वाली बात है कि जो नीचे की सतर की जो एजुकेशन थी उसमें गिरावट आई है। आप बढ़ने बात कर रहे हो, उसमें तो गिरावट आई है। जैसे भाई साहब ने बताया, हम स्कूल में जाते थे, हम वहीं से पढ़े हुए हैं, और आज बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? इसका मतलब जब फ्री में आपको एक चीज मिल रही है गाँव में, वो बच्चा क्यों गुड़गांव आएगा या क्यों शहर में जाएगा, क्यों खर्चा लगाएगा उसके पेरेंट्स? इसीलिए ना कि वहां मिल नहीं रहा, क्वालिटी नहीं मिल रही। जो दौड़ है आज, जो कंपटीशन है नेशनल लेवल पे, उस पर बच्चा वहां पिछड़ जाता है, पिछड़ जाएगा। जल्दी से दिनेश जी कुछ इसमें दो पॉइंट हैं। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में कमी है और एक अधिकारियों के इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। मैं दोनों बातों का जिक्र करूंगा। एक, जब हम पढ़ते थे, जब मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा था कि सरकारी स्कूल में 6ठी से इंग्लिश शुरू होती है और प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश फर्स्ट से शुरू है, तो मेरे पापा ने मेरे को फर्स्ट से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और फिर 6th से हम सरकारी स्कूल में आए थे। तो आज के दिन जब आज के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इंग्लिश तो शुरू से आ गई पहली से, लेकिन प्राइवेट स्कूल वो इंग्लिश मीडियम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी भी इस तरह से ऑप्शनल करना चाहिए, भाई इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, दोनों ऑप्शनल गवर्नमेंट स्कूल में भी प्रोवाइड कराना चाहिए। और एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए कि वो इंग्लिश मीडियम भी क्योंकि वो उन पैरामीटर्स पे, और क्योंकि मैंने जो देखा है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो वैसे बाकी सब्जेक्ट्स अच्छा है, लेकिन उनको उस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल नहीं मिल पाता है जिससे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिटर्न पास हो जाएंगे, इंटरव्यू में जाके गड़बड़ हो जाता है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियों में जब वो जाते हैं वहां प्रॉब्लम हो जाती है। मैं वही कह रहा हूं गुरु जी, इंग्लिश मीडियम का मतलब है, मतलब मीडियम इंग्लिश होना चाहिए ना, माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में मीडियम इंग्लिश नहीं है, तो उसको यदि सोसाइटी में इंग्लिश मीडियम नहीं है ना, तो स्कूल में ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कराना पड़ेगा कि वो मीडियम इंग्लिश बन जाए। ठीक है, जल्दी से सर डिफेंस पर क्या उम्मीद कर रहे हैं आर्या साहब? देखिए, डिफेंस पे बजट बढ़ना चाहिए, और दूसरा इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जैसे पिछले सालों हम अखबारों में, टीवी में, मीडिया में सुनते थे इतनी दलाली वो फोर्स में होगी, इतनी फलाने में होगी। एक तो सबसे पहले वो रुकनी चाहिए, और शायद रुकी हो, लेकिन सबसे पहला काम तो, और दूसरा डिफेंस का जरूरी है। देखिए, अगर हम देखें तो इस साल, पिछला जो साल, जल्दी से डीजीपी का 1.5% हमारे डिफेंस पे खर्च हो रहा था, जो तो हमारी टोटल डीजीपी, और इसी बार और पाकिस्तान से कंपेयर करें तो 3.5% वो डिफेंस पे खर्च कर रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफेंस को अच्छे हथियार, अच्छी सुविधाएं, और जो वहाँ के कर्मचारी है, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो जनरल कर्नल है, उसको अच्छी सुविधाएं, अच्छा खाना, अच्छी वस्त्र, अच्छी उनको रहने की, उनके फैमिली को के लिए, और उनके कोई कैजुअलिटी में बहुत बड़ी गारंटी देनी जरूरी है। उसके लिए ठीक है दिनेश जी जल्दी से। डिफेंस में जो है वो टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा आईटी लेवल और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होना जरूरी है। जिस बजट में करें उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी इंप्लीमेंट की जाए। मेड इन इंडिया से क्या हम डिफेंस में सिर्फ खर्चा करने के बजाय डिफेंस से कमाने की दिशा में भी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं? तो कुछ साल और उसमें बजट डालने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मेड इन इंडिया बेचने की स्थिति में भी आ सकते हैं कुछ साल। बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और स्लो डाउन भी दूर हो सकता है। रोक रहा हूं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बजट अब से महज चंद मिनट दूर है, बजट से उम्मीदें बहुत लोगों को है। देखते हैं कि उस लाल लिफाफे से निकल करके आता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। टिक टिक करके घड़ी की सुइयां 11 की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे देश की धड़कन भी बढ़ रही है, क्योंकि ये कई सालों बाद है जब टकटकी लगाए
देश का हर वर्ग देख रहा है उस बजट की तरफ, जो बजट 11 बजे आना है, क्योंकि इस बजट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। पहले बजट फरवरी के आखिरी सप्ताह में पेश किया जाता था। बजट की तारीख को पहले करने को लेकर मोदी सरकार का तर्क था कि इससे पूरी प्रक्रिया 31 मार्च तक खत्म हो सकेगी और 1 अप्रैल से यानी नए वित्त वर्ष से बजट का उपयोग शुरू किया जा सकेगा। चलिए, तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा, इस बजट से पूरे देश को उम्मीद है। किसानों को क्या उम्मीद है, पहले वो सुनिए। हमारे को ये चाहिए जी, ये बजट जो बनाया जा गवर्नमेंट बनावेगी, यो किसानों का हित ध्यान में रखकर जब बनावे जी, क्योंकि ये खेती में ये लागत ज्यादा होगी, पैदावार कम होगी जी। पैदावार क्यों कम होगी? क्योंकि जी खाद ज्यादा महंगा हो गया, दवाई ज्यादा महंगी होगी। जब हम बीज ले वहाँ, वो बीज का कट्टा महंगा हो जाए है। हमारे पे गेहूं की सवालिए जहाँ है वो 4000 रुपये क्विंटल मिल रहा है, हम बेचा अपने 1900 रुपये क्विंटल। तो जी हमने ये चाहा वहाँ के जी, एक तो बीज पर सब्सिडी भी होनी चाहिए, खाद 300 कट्टा था 1200 का हो गया जी, उस खाद भी सस्ता होना चाहिए जी, ताकि हमारी लागत है जी, लागत के हिसाब से थोड़ी ही बढ़ोतरी बढ़े, आय का भी साधन बढ़े जी। हमारा किसान के हक में देना चाहिए बजट, कम से कम मतलब लागत में खेती हो है। हम दवाई लेते हैं, बीज लेते हैं, तेल है इतना महंगा हो गया, हम पूरा पानी लगा सकते हैं क्योंकि तेल महंगा है। अगर रत्ती जुताई करवाते हैं तो उसकी 2-4 जुताई कम करवानी पड़ती है, इससे पैदावार पूरी नहीं होती, इसलिए कम करवानी पड़ती है। दवाई है, फिर जो बिना मौसम के बारिश कई बार नुकसान कर देती है और हमारे को बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर दूसरी बात ये है, अब दाल है, सब्जी है, सब कुछ महंगा है। अब प्याज के भाव 100 रुपये किलो छू रहे हैं। हम जो प्याज बोते हैं हमारा 5 रुपये किलो बिकता है और बाद में 100 रुपये किलो होता है, तो जिम्मेदार क्या करेगा? प्याज भी नहीं खा सकता, दालें वगैरह सब महंगी होगी। ब्याह शादी में हमारे जो उसके लिए थोड़ा बहुत सोना वो करते हैं, वो भी नहीं खरीद सकते। कुछ 40,000 कहाँ खरीदे जमीन, उसके लिए कोई मतलब जो है जमींदारी कमाई तो नहीं हुई, पर कम से कम सरकार को बजट ध्यान में रखा है, जमींदार के हक में देना चाहिए कम से कम। के बारे में कुछ बजट के में विशेष ध्यान देना चाहिए की बार। जैसे हमें कोई भी चीज है हमारे तो बहुत सस्ते भाव में खरीदी जा है, उससे चीज की जब हमने जरूरत पड़े है उसका कोई आइटम बनाओ है। जैसे हमारे तो चना खरीद लिया, हमारा चना सस्ते भाव में खरीदेंगे, हमारे तो उसका बेसन बना के दे हैं, वो बहुत महंगा दे हैं। इसमें मान लो सरकार अपना प्रॉफिट करे सारा, जमींदार का ना कोई ध्यान नहीं देते। मिलर कमाए जहाँ है, बिजनेसमैन कमाओ, हर जमींदार मरता जा रोज की रोज जा तोड़ होने लग रहा है कति। इसमें जैसे हम गंडा ही लगा लो आप, हमारे गंडे ने खरीदा है घने दिन में तो पेमेंट दे हैं, वह भी बहुत कम दे हैं। चीनी कितनी महंगी करते जान लग रहे हैं, मजदूर मरे ना, जमींदार मरे ना, तो क्या करे ये बताओ आप। जमींदारों के हक में देख कर बजट बनाना चाहिए सरकार ने। और इसमें एक तो तेल बहुत ध्यान रख कर करना चाहिए। तेल इतना हो गया, किसान कैसे इसकी खेती की भरपाई कर पाएगा? किसान के तेल इतना महंगा पड़ गया, और तो ना ही तो जमीन बोआ सकता, न ही अपने में पानी दे सकता। उसमें कमी रखेगा तो पैदावार नहीं मिलेगी। और प्याज के दाम इतने बढ़ा दिए, और तो जमींदार अपना घंटा रोटी खा लिया करता, तो घंटा रोटी नहीं खा सकता। महंगाई इतनी होगी कि गेहूं का कट्टा लेने गए बोन खाते भाई, पुराना बो गया तो कम होगा। कट्टा लेने गए बोला भाई वो तो 2500 रुपया मिलेगा। हमारा हम अपना कट्टा लेके जावांगे, यो कितना बिका भाई? यो बिका भाई 1000 रुपये का। हमारे तो लेंगे सस्ता, हमने उल्टा लेना पड़े, मारते महंगा दे हैं। रोटी खाना था के लाले हो रहे हैं जमींदार के। ये भी 40 मन गेहूं होया करते, ये भी दवाई इतनी महंगी होगी, दवाई नहीं गिर पाते, फसल खराब हो है, फसल खराब होगी कम होगी, लागत उतनी होली और खर्चा बढ़ता नहीं। तो आज बजट आने वाला है और बजट पर सबसे सटीक विश्लेषण के साथ हरियाणा न्यूज आपको हर अपडेट
उसको सरल तरीके से बजट को हम बताएंगे आपको, इसलिए आपको कहीं और नहीं जाना है, हमारे साथ लगातार बने रहना है। आपको लगातार हम आपको अपडेट्स भी देंगे और बजट को सरल करके भी बताएंगे। सरल करने पर मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि कई बार कॉम्प्लिकेटेड उसमें टर्म्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो आम आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको सरल करके हम आपको बताएंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की तरफ हम रुक कर लेते हैं। पहले आज देश का आम बजट आने वाला है और निर्मला सीतारमण के लिए पहला पूर्ण बजट भी है जो वित्त मंत्री के तौर पर पेश करेंगी। राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से बजट पर औपचारिक सहमति लेनी होती है, ये फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी होती हैं, तो उसके लिए वो पहुंच गई हैं और वहां एक औपचारिक सहमति लेने के लिए वित्त मंत्री को जाना होता है, वो वहां पहुंच गई हैं। ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं। चलिए चर्चा का आगाज करते हैं और चर्चा का आगाज ये बताते हुए कर रहे हैं कि सबसे बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ हरियाणा न्यूज पर बना रहेगा। आपको मिलवा देते हैं हमारे खास मेहमानों से। सोमवीर आर्य साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीए दिनेश देशवाल जी टैक्स एक्सपर्ट हैं और राज गुलिया साहब मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सबसे पहले गुलिया साहब आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये बहुत सालों के बाद ऐसी परिस्थिति बनी है जो ठीक है बजट को लेकर हर बार उत्सुकता होती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा उत्सुकता है और उत्सुकता से ज्यादा उम्मीदें हैं। चाहे आप रियल एस्टेट सेक्टर देख लीजिए, ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, किसान देख लीजिए, व्यापारी देख लीजिए, युवा गृहिणी सब टक लगाए देख रहे हैं, टैक्स पेयर भी देख रहा है कि शायद कुछ सहूलियत मिल जाए। क्या देश की ऐसी स्थिति बजट को लेकर इसलिए है क्योंकि आर्थिक स्थिति पर हम कमजोर पड़ चुके हैं, रोजगार को लेकर हम पिछड़ रहे हैं, इस वजह से ये सब है? देखिए जी, पहले से अवेयरनेस बजट की काफी हो गई है और जब से मोदी जी ने कहा कि हमारी इकोनॉमी 2025 में 5 ट्रिलियन। आपको टोक रहा हूं आपके पास लौटूंगा। ये अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए कि वो जो एक पहले बजट वाला बैग हुआ करता था उसकी जगह अब एक लिफाफा, ये ट्रेंड मोदी सरकार में ही शुरू हुआ, तो वो लाल पिटारा जिसको हम कहते हैं वो लेकर नजर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अनुराग ठाकुर साथ में है और इस पिटारे में क्या है वो जानने के लिए देश उत्सुक है। गुलिया साहब आप पूरा करें। जैसे मोदी जी ने कहा कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, तो एक ये जो मैसेज है वर्ल्ड वाइड गया हुआ है, तो पूरे संसार की जो निगाहें हैं वो हमारे देश पे टिकी हुई है। और इसके बाद जो पिछला साल जो हमारा राज्य हम 5 पे आ गए, हमारी जीडीपी 5 पे आ गई है, तो हमारे से जो अपेक्षा है देश की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और जो भी चीजें जैसे मोदी सरकार ने की, नोटबंदी की, इन चीजों का जो असर था वो अब खत्म हो गया। अब वो इकोनॉमी एक जो लेवल था गिरने का वहां पे गिर चुकी है। तो ये बहुत सही टाइम है कि इस इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं ये, और इस टाइम इनको 5 ट्रिलियन का जो फोकस है उस पर फोकस करना पड़ेगा, सारे ट्रेड पे इनको फोकस करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा सेक्टर है प्रॉपर्टी सेक्टर, जो किसी टाइम बूम में था 10 साल पहले, उसको बिल्कुल वापस जिंदा करना पड़ेगा इनको। और लोन प्रोसेस थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा ताकि लोन मिले, पैसा आएगा तो मार्केट खुलेगा। अभी क्या था कि एनपीए का जो शेयर था वो बहुत ज्यादा हो गया था, बट काफी कवर किया है गवर्नमेंट ने, और अभी इनको थोड़ा सा पैसा छोड़ना पड़ेगा। जैसे इजी लोन प्रोसेस होगा तो पैसा मार्केट में आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो लोग डरे हुए थे वो अब खुल के खेलेंगे, और जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी अपने आप बूम करेगी। ठीक है, दिनेश जी मुझे एक बात बताइए कि इस बार बजट पर से जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, आर्थिक फ्रंट पर देखें, रोजगारी के फ्रंट पर देखें। यस सर, एक्चुअली जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ग्लोबल स्लो डाउन है, इसलिए इंडिया में भी स्लो डाउन है। तो फर्स्ट चीज तो हमारे को ये है कि हमने एक्चुअल सिचुएशन को समझा है कि हमने मान लिया है कि स्लो डाउन है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी एक्सेप्ट किया है। अब जो एक्सपेक्टेशन है वो इसके साथ साथ बढ़ भी जाती है क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन है, तो उसको अप करने के लिए वो मतलब सिचुएशन एक ज्यादा जो है सीरियस हो जाती है, और उससे स्टेप भी उतने इसी हिसाब से उठाने पड़ेंगे। तो जो हमने जो अभी जो एक्चुअली इकोनॉमी जो अच्छी होती है उसमें जो पैसे का सर्कुलेशन जितना जल्दी रहेगा उतनी इकोनॉमी अच्छी होती है। और पैसे का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में पैसा गया कहीं नहीं, इकोनॉमी का पैसा तो इकोनॉमी में ही है, बल्कि ज्यादा पैसा इन्फ्यूज हुआ है। तो स्लो डाउन क्यों हुआ? क्योंकि पैसा घूम नहीं रहा, पैसे का सर्कुलेशन कम है।
तो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए जो इस बार के बजट में उम्मीदें हैं, जो लोगों को उम्मीदें हैं, वो ये है, एक तो जो 80C में जो हमारे को 1,50,000 1,50,000 की छूट मिलती है वो बढ़ जाएगी, 2 लाख रुपए तक हो जाएगी। उससे क्या होगा ना कि लोग वो जो बढ़ती है वो गवर्नमेंट कहती है आप इन स्कीमों में इन्वेस्ट कीजिए तो आपको टैक्स की राहत मिलेगी। तो लोग जब उन स्कीमों में इन्वेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास और बैंक के पास पैसा आएगा, बैंक उसी पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करेगा जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। और लेकिन क्या ये बहुत बारीक सी महीन सी लाइन है और बहुत स्मार्टली इसको हैंडल करने की जरूरत है। अगर लोगों के पास पैसा आएगा, वो खर्च करने की उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो महंगाई भी दूसरी तरफ ऊपर जाएगी। तो क्या इसको बहुत स्मार्टली हैंडल करने की इस वक्त जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, जो 80C की स्कीम होती हैं वो पैसा मार्केट में डायरेक्ट नहीं आता लोगों के पास, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जहां एम्प्लॉयमेंट है, जहां इंडस्ट्री है, वहां पैसा होता है, वो रीजनरेट करने के लिए पैसा होता है, ना कि इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए। तो वो स्मार्टली बिल्कुल इसको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस रास्ते को 80C के तहत लेके जा रहा हूँ। डायरेक्ट मार्केट में पैसा छोड़ने वाली बात नहीं है, तो रेपो रेट कम करने की बात नहीं कर रहे मैं, तो क्योंकि वो पैसा यदि मतलब इंडस्ट्री में रीजनरेट हो रहा है, रियल एस्टेट में रीजनरेट हो रहा है, उनको रियल एस्टेट वो फाइनेंस दिया जा रहा है कि जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हो जाएं, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और लोगों की इनकम भी बढ़ती है और जिससे स्लो डाउन जो है दूर होता है। और आदमियों की इनकम ज्यादा होती है तो गाड़ियां भी खरीदते हैं, तो जो ऑटो सेक्टर में जो स्लो डाउन आया है वो भी दूर होगा उससे। और एक इलेक्ट्रिक और डीजल पेट्रोल वो जो चल रहा है तो वो भी इस बजट में कुछ लेवल तक दूर किया जाएगा। जैसे पहले भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे इन्होंने सब्सिडी दी थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जो इंटरेस्ट पे करेगा उसको मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी मार्केट में उस लेवल पे है नहीं कि जो लोग खरीदना भी चाहें वो खरीद सके। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो इस बजट में एक्सपेक्टेशन है, जो पिछले बजट से कमियां रही थी कि थोड़ा सा जो स्लैब है जैसे 2,50,000 उस पे आएंगे। उससे पहले सोमवीर साहब, पहले उस माहौल की, क्योंकि पृष्ठभूमि देखनी बहुत जरूरी है जिस पृष्ठभूमि में ये बजट आ रहा है, और इस वजह से हम कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत ज्यादा है और रेखाएं, बाउंड्रीज जो है बहुत महीन है। थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर में बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है और बहुत कुछ ठीक हो सकता है। तो क्या ये बहुत चुनौतीपूर्ण बनाता है इस बजट को? आर्थिक मंदी, सुस्ती की हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रियल स्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडस्ट्रीज और GST का असर, नोटबंदी का असर, क्या इन सब की पृष्ठभूमि में ये बहुत चुनौतीपूर्ण बन जाता है बजट? देखिए पांडे जी, पहले मैं थोड़ा बताऊं कि आज से 10-15 साल पहले ही कोई बजट का आम जनता को कोई पता नहीं होता था। अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ लेते थे, ज्यादा जो इनकम टैक्स जो सैलरीड पर्सन थे वो देखते थे कितना इनकम टैक्स फ्री हुआ है, या ज्यादा इकोनॉमिस्ट, ये मेरे पैनलिस्ट बैठे ज्ञानी लोग थे इस फील्ड के। लेकिन आज आपके मीडिया से, अखबार से, सोशल मीडिया से या आपके कम्युनिकेशन से इतना इंपॉर्टेंट होगा कि बच्चा गली गली, गांव शहर में हर आदमी को आज एक्सपेक्टेशन है, आज वो टकटकी लगाए बैठे। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आप आजिए आज के जो बजट पे क्या है कि बजट में जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया, यार शास्त्री इन्होंने बड़े अच्छी तरह समझाया स्लो डाउन कैसे है, क्या है, ये बातें सारी इनकी बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं। और लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार को जो 3-4-5 चीजें, हम हरियाणा में बैठे, हरियाणा से इफेक्टेड बात कर लें, केंद्र सरकार के जो बजट है, यूनियन बजट, ये 4-5 तबके को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल किसान वर्ग है, एम्प्लॉयमेंट है, जो आपका डिफेंस का जो सुरक्षा का जो खर्चा है, क्योंकि हरियाणा में सुरक्षा के लोग बहुत है, इनकम टैक्स का स्लैब जैसे इन्होंने बताया वो कितना हो सकता है। तो इसमें एक एक करके अगर हम देखें तो इनको सरकार राहत देने के मूड में और राहत देगी, ऐसा लगता है। जितनी भी अब से डिस्कशन से, कल से जो लोग अर्थशास्त्री अंदाज लगा रहे हैं, जो अपना अपना आइडिया दे रहे हैं, तो उससे लगेगा। तो किसान के लिए बात कर ले, सबसे पहले किसान के लिए क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, और कैसे किसान की आय बढ़े और कैसे किसान समृद्ध हो। सबसे पहले किसान के लिए, जैसे कि 2022 तक मोदी जी सरकार, जैसे वो काफी सालों से कहता है, जब ये पावर में नहीं थी तब भी कहते थे कि हमें पावर दो, हम आपको MSP डबल करके देंगे। 2014 से 19 तक थोड़ा फर्क हुआ है, ये हम आलोचना कर सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी, जितना करना चाहिए था, जितना होना चाहिए था, नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की, थोड़ा सा MSP बढ़ाया पिछली। अभी इन्होंने 2022 तक इन्होंने डबल करने का जो एम लिया है, उसके लिए सरकार को इसी बजट से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और बड़े अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, तब जाके किसान को राहत मिलेगी। किसानों का आप जो जिक्र कर रहे हैं, जी, तो मैं बाकी एक्सपर्ट से भी चाहूंगा कि ये भी अपनी राय दे। क्या कोऑपरेटिव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज
ये किसान को रिवाइव करने के लिए, देखिए किसान जो है वो फसल बोने से लेकर उसके उगने और उसको बेचने तक परेशान रहता है। उसके अलावा एक तो किसान को फायदा हो जाएगा, उसके जो फसल है उसके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो उसको अच्छी कीमत मिलेगी, कोऑपरेटिव रहेगा तो उसको बेहतर हो जाएगा। दूसरा, गांव का जो युवा पढ़ लिखकर इंजीनियर बन जाता है, एमबीए करता है, उसको भी उसके अपने घर पे, उसके अपने गांव पे रोजगार मिल जाएगा अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाते हैं। तो क्या ये ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है अगर हम एग्रो बेस्ड और वो भी कोऑपरेटिव तरीके से करें तो? पहले गुलिया साहब आपसे। सर देखिए, सरकार ये सारी चीज कर रही है। अगर आप देखें तो हर गांव में, हर 10 गांव के बाद एक वीएलसीसी इन्होंने खोला हुआ। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की हम बात करें और एग्रो की और बात करें एग्रीकल्चर की, तो वहां पे भी सेंटर्स खोले हुए। मेन चीजें आती है कि हमारा कम्युनिकेशन अगर हम 10 साल पुरानी बातें करें तो कम्युनिकेशन। आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बजट से जुड़ी हुई। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक हर बार होती है, ये फॉर्मेलिटीज हैं, और 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बजट 2020 पर मुहर लगेगी इस कैबिनेट की बैठक में। राष्ट्रपति के पास पहले औपचारिक सहमति के लिए जाते हैं वित्त मंत्री, उसके बाद कैबिनेट में इसको रखा जाता है और 10:15 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। गुलिया साहब आप पूरा करें। जी, मैं ये कह रहा था कि पहले कम्युनिकेशन कम था, अवेयरनेस बहुत कम थी। शुरू में सिर्फ एक किसान क्रेडिट कार्ड पे निर्भर थे लोग, और किसान क्रेडिट कार्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता था वो उन्हें नहीं पता था। बाद में जब देखते थे तो उसका डिफॉल्ट रेट बढ़ जाता था, तो अवेयरनेस की काफी कमी थी। आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस काफी बढ़ गई है। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये अवेयरनेस ठीक है, अवेयरनेस जरूरी है। टमाटर उपजाने वाले किसानों को हमने देखा है कि लास्ट में थक हार कर वो सड़क पर फेंक देता है, उसके ऊपर गाड़ी चला देता है, और टोमेटो केचप वाले मुनाफा कमाते हैं। आलू देखिए, एक आलू की कीमत कितनी होगी? 25 पैसे किसान के अगर बात करें, 10 पैसे की पैकेजिंग, 15 पैसे का मसाला और 10 रुपए का चिप्स कोई मल्टीनेशनल कंपनी बेच रही है। वही चिप्स अगर उसी गांव में किसान बना पाए तो वहां के जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको वही नौकरी भी मिलेगी और किसानों को भी अपना आलू फेंकना नहीं पड़ेगा, टमाटर फेंकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्कीम्स हैं, लेकिन उनको उन लोगों तक पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना कि वो काम करे, क्या ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? सरकार के लिए तो ये चुनौतियां तो रहती है, बट अभी काफी इन लोगों की अचीवमेंट भी है। अगर आप बात करें, जैसे आप अभी मुझे इसकी पोटैटो की बात कर रहे थे, टमाटर की बात कर रहे, आप पोटैटो की बात करें तो अगर 5-7 साल पहले 2 या 4 कंपनियां थी, ठीक है, आज कम से कम 15 कंपनी से, छोटी छोटी रीजनल लेवल पे कंपनी से शुरू हुई है। गांव गांव में भी कई लोगों ने मिलकर कंपनी खोली हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, अवेयरनेस आ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अगर हम बात करें सिर्फ हमारा आज की डेट में इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है, उसका रीजन है कि हमारा ऑटो सेक्टर है, जो अभी किसानों की बात कर रहे हैं सर। हम किसानों की बात कर रहे हैं, राइट। तो किसानों के लिए अभी काफी चीजें मिल रही है, सुविधाएं उनको मिल रही है, और ये जो गैप है हमारा सप्लाई चेन का, और तो इसमें दिक्कत रहेगी, काफी हद तक कम हो गई है। पहले हमारा जो ट्रांसपोर्ट था बहुत महंगा था। ठीक है देशवाल साहब, यही सवाल कि क्या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और बहुत बड़े घरानों के नहीं हो, वो अगर कोऑपरेटिव लेवल पे, हमने दूध में देखा है कि कोऑपरेटिव्स क्या कमाल कर सकती हैं, कुछ बहुत शानदार एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, तो क्या इसी तरह के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव तौर पर वो बूस्ट कर सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल गौरव जी, देखिए पिछली बार भी बजट में कोऑपरेटिव का प्रोविजन लेके आई थी कि उस पर भी टैक्सेशन नहीं लगेगा एग्रीकल्चर पे, और अभी पीछे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हुई है और कुछ लॉन्च भी हुई है जो कि कोऑपरेटिव बेस्ड होके एक ग्रुप बनाया हुआ है 1000 किसानों का, उस हिसाब से वो चल रही हैं स्कीम्स, और इस बजट में भी उनको स्ट्रेंथिंग मिलेगी, उसका बजट में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरी चीज जो मैं सुझाव देना चाहूंगा, जो आपके पॉइंट से बिल्कुल सपोर्ट करेगा, कि जैसे हम ये रोड बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोट के बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर या बिल्ट ऑपरेट एंड मेंटेनेंस, वो उसी कंपनी को दिया जाता है, आपने रोड बनाना भी, इसको मेंटेन भी करना है इतने साल तक। ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ एक जो प्राइवेट कंपनी, जो हाईटेक कंपनियां हैं, उनको ये काम दिया जाए कि आपने गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर आपको ये इस तरह की मशीनिंग जो पंचायत के साथ लग के करनी है, और वहां के युवाओं को उसको हाईटेक बना के, और वो जो मतलब
उपजाऊ से लेके और पैकिंग तक वो वही प्रोडक्ट सेट हो जाए, जिससे कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और गांव में रोजगार के भी जनरेशन पैदा हो जाएंगे और जिम्मेदारों को कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा सुझाव है, गवर्नमेंट कर भी रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे बोट की स्कीम है ना, गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो खुद ही किसानों से जुड़ के कर सके, और उतना वो टाइम दे भी नहीं पाते किसानों को। तो बीच में एक प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप की जरूरत है। सोमवीर जी, सरकार के पास जो शक्ति है, आप देखिए हर लेवल पर अधिकारी हैं, गांव से लेकर देश की राजधानी में बैठे हर विभाग के अधिकारी हैं, ठीक ठाक सैलरी मिल रही है, सबकी अच्छी चल रही है। लेकिन उनका जो काम है कि सरकार अगर कोऑपरेटिव को बूस्ट करना चाहती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना चाहती है, तो उनकी भूमिका सुनिश्चित करना सरकार को आपको लगता है कि उनको थोड़ा फोर्स करने की जरूरत है कि हमारे पास स्कीम है, हम हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी गांव में बैठा है वो गांव के लोगों को कितना कन्विंस कर पा रहा है, उसके लिए लोन मिलने की सुविधा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की टेक्निक मिलने की सुविधा, वो कितनी आसानी से हो सके, ये उसका काम नहीं है। देखिए गौरव जी, एक्चुअली क्या है कि एक तो हमें भी सोच बदलनी पड़ेगी। थोड़े जो युवा वर्ग है ना हमारा, जो पढ़ लिख लेता है, उसकी टेंडेंसी सोच क्या है, वो जॉब की तरफ चलता है। पहले सबसे पहले प्रीफर करता हूँ सरकारी जॉब को। सरकारी में चाहे कंडक्टर जो भी कुछ मिल जाए, क्लर्क जो भी, पीडब्ल्यूडी में जहां भी मिल जाए, सबसे पहले एक तो उस सोच को थोड़ा सा भर्ती निकलती है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, मेरे युवा वर्ग को बदलना पड़ेगा, क्योंकि 3% सरकारी है, 97% प्राइवेट जॉब है। जो जॉब है जितने, उनकी बात कर रहा हूँ, बेरोजगार तो बहुत है। तो मेरा मतलब कहने का ये, सबसे पहले तो सोच बदले। वो जो सोच युवा वर्ग, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा वर्ग, अगर आप जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं आज, ये पैनलिस्ट भी बता रहे, अगर उसकी तरफ उनका ध्यान चला गया तो सरकार तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी प्रेशर में, सरकार तो खड़ी हो जाएगी। और ये जो आप अधिकारियों की, जो कर्मचारियों की बात करते हैं सरकारी की, ये हमारे अंदर चेतना नहीं, इसी वजह से हमें प्रॉपर ये ड्यूटी नहीं कर पा रहे। अगर हम चल के जाएं, जो भी कंसर्न ऑफिसर है ब्लॉक में, घर में, गांव में, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जी जी जी, जैसे मैंने कहा, एक आलू 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे का पड़ता है एक किसान को। 10 पैसे का मसाला और 15 पैसे की पैकेजिंग और 10 रुपए में मल्टीनेशनल्स बेचती हैं। टोमेटो सूप की बात कर लिए, हम गन्ने से क्या क्या बना सकते हैं हम सब जानते हैं। लेकिन जब आम आदमी बैंक पहुंचता है, कि वह पढ़ लिख के वो पहुंचता है बैंक अपने गांव, तो वहां उसके साथ उसको जितना घुमाया जाता है, क्या इसको सरल करें। वो जब अधिकारियों के पास पहुंचता है तो सरकारी बाबू आराम कुर्सी पर बैठा है, वो उस तरह से कन्विंस नहीं करता है उनको, उस तरह से हेल्प नहीं करता है। मैं उस एंगल की बात करूं। ठीक है, सरकार ने सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन एग्जीक्यूट हो गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, वहां जो अधिकारी बैठे हैं, बैंक वाले बैठे हैं, वो आसान नहीं है सर आज की तारीख में। सरकार की और प्रशासन की सबसे पहले ड्यूटी है, उसके बाद दूसरी ड्यूटी हमारी आती है कि हम भी जागरूक हो कि उसको उस ऑफिसर के पास जाए और वो हमें प्रॉपर डील करे। अब थोड़ा सा अगर हम दूसरा एक पहलू देखें, तो जो आपने पोटैटो का जो एग्जांपल बताया, आप देखिए एक सर्वे पिछले दिनों काफी बड़ी एग्रीकल्चर मीटिंग हुई थी और काफी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितनी भी इंडिया की थी, सब इन्हें इकट्ठे होकर उन्होंने कन्वेंस किया और उन्होंने एक गोष्ठी की। तो उसमें ये चीज निकल के आया कि अगर हरियाणा को हम पर्टिकुलर देखें तो 3000 करोड़ रुपया अगर हम पर ईयर खर्च करते हैं बजट में से, तो कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि ये प्याज, टमाटर और ये जो हम पोटैटो की बात कर रहे हैं, इनकी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। आज जो जमींदार फेंकना पड़ता है या ब्लैकमेल होता है, मैं तो उसको ब्लैकमेल वर्ड यूज करता हूं, क्योंकि उसको जरूरत है, उसको शादी करनी है बच्चों की, उसको पढ़ाई लिखाई का देना है, जो महाजन से ले रखा है वो देना है, और इधर उधर के सामाजिक खर्चे करने होते हैं, उसके लिए वो मजबूर है कि जैसे ही फसल निकले, जैसे ही सब्जियां हो, उनको डायरेक्ट खेत से मार्केट में जाकर उसको फटाफट पैसे की जरूरत है, इसलिए वो मजबूर है एक तरह से। तो ब्लैकमेल होता है इस तरह से। अगर ये ब्लैकमेलिंग रुक जाए, थोड़ा सा सरकार ध्यान कर ले, जितना बजट को थोड़ा सा डाइवर्ट करके अगर कोल्ड स्टोरेज बना दे, ब्लॉक लेवल पर बनाए पहले, फिर पंचायत पर बनाए, तो उसमें, और उसका खर्चा एवरेज 3000 रुपए करोड़ अगर हम पर ईयर कर दे हरियाणा, तो 2 योजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में पूरे हरियाणा में कोल्ड स्टोरेज हो जाए। इस बजट में क्या देख रहे हैं आप, सरकार क्या कर सकती है किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए सबसे पहले तो मेरी तो जो जहां तक सवाल है, एक तो ये तो इनका तो है ही है, जो चुनावी वादा है इनको करना भी चाहिए 2022 तक डबल के लिए, तो इसमें तो एमएसपी बढ़ाना बहुत जरूरी है। किसान को मैं कह रहा हूं कि किसान को चाहे आप सब्सिडी कोई मत दो, उसको अनाज की कीमत प्रॉपर दे दो, उसको जरूरत ही नहीं है, वो आपको देगा उल्टा लोन, सरकार बैंक लोन के लिए। लेकिन दूसरा जो एक बैंक लोन जरूरी है, बैंक लोन इनको बिल्कुल सस्ते या बिना गारंटी या इस तरह से, अभी
क्या है कि सरकार पॉलिसी बनाती है जी, किसान को दे दो जी केस में 3 लाख रुपए दे दो। अब वो क्या करेंगे, वहां जाते जाते लो बदल जाता है, वो कहते हैं जिसके पास जी 1 एकड़ जमीन है उसको हम तो 35,000 रुपए देंगे। 2 एकड़ है, अब डिवाइडेड जो खेती है, जो एकड़ है, एक एवरेज 50,000, 1 लाख से ज्यादा बढ़ नहीं पाता किसी का। तो ये तो बिल्कुल एक ये समझो ऊंट के मुंह जीरे वाली बात है। तो इनको इसको एक तो प्रैक्टिकल करके और बैंकों को बिल्कुल स्पेशल डायरेक्शन देके इनको कैश कैपेसिटी के हिसाब से लोन देना चाहिए। दूसरा जहां तक सवाल है, देखिए बीमा जो है, जो बीमा है, जो फसल बीमा योजना, ठीक है पीएम साहब ले आए, बड़ा इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, हम भी मानते हैं अच्छी चीज है, लेकिन जब ये जमीनी हकीकत पाई, जब ये किसानों को दिया गया, उसमें प्रॉपर किसान को जो लग रहा है फायदा नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पा रहा उसको। ठीक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं, पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले दिनेश जी मुझे एक चीज और बताइए, वही चावल जो किसान उगा रहा, कोई मल्टीनेशनल सुधार जरूरी है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो उगा नहीं रही है, चावल किसान उगा रहा है, वो बेचता है 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए, और जब आप और हम खरीदने जाते हैं वही चावल 30 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए। तो किसान को तो जो मेहनत उसकी, जमीन उसका, खाद पानी उसका, सब कुछ उसका, उसको तो मिल रहा है 10 रुपए, 12 रुपए, और मल्टीनेशनल कंपनी जो उसी से खरीद कर बेच रही है वो कमा रही है 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। तो ये जो फर्क है, ये जो फासला है, क्या इसको पाटने के लिए भी सरकार को बजट में कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान लाने पड़ेंगे, किसान को ही आप उतना सशक्त बनाइए, या किसान के लेवल पर, उसके गांव के लेवल पर ही उसको इतना सशक्त बनाइए कि वो जो 50 रुपए में मल्टीनेशनल कंपनी बेच रही है, 40 रुपए में किसान ही बेच ले। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हो। जैसे हमने पहले भी, आपने भी एग्जांपल दिया कोऑपरेटिव का, जो गवर्नमेंट ने पिछली बार भी किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जेम्प्ट भी रहेंगी और कोऑपरेटिव किसानों को मिलकर ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाई जाएंगी, उनका एक हिस्सा होगा। वो बिल्कुल वो जो आप जो बात कह रहे हो, जो 10 रुपए और 100 रुपए का डिफरेंस है, वो तभी आ सकता है। लेकिन आप पिछले से देखोगे, जैसे हम छोटे छोटे गांव में जाते थे, गांव में कोल्लू होता था, क्रेशर होता था, आप देखो गन्ना वहीं पिलाई जाती थी, हमें याद, हमें रस पीते थे गन्ने का, वहीं खड़े होके, वहीं गुड़ बन रहा था, वहीं सारी चीजें होती थी, और वहीं से बिक भी जाती थी, वहीं से बिक जाता था, हम वहीं से गुड़ खरीदते थे, शक्कर खरीदते थे, वो सारी चीजें वहीं होती थी। आज के दिन वो टेक्नोलॉजी भी खत्म हो गई। क्यों खत्म होगी? क्योंकि जो जमींदार के पास टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी होती है, कंपनियां नई आती हैं, वो नई मशीनरी इंपोर्ट करती हैं, वो बड़ी एडवांस होती है, तो गवर्नमेंट को जो एडवांस मशीनरी है वो जमींदार को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसके लिए जो हमारा जो अभी हमारे गांव में भी जो धान लेके जाते हैं और जो चावल निकालते हैं, जो धान का और चावल निकलने का रेशो जो गांव का रेशो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी है, और जो एक मील का रेशो है वो बहुत ज्यादा है। और जो किसान निकालता है उसमें टूटने का भी खतरा ज्यादा रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपडेट कराने की गवर्नमेंट को जरूरत है। वो एक सरकारी मशीनरी बैंक के साथ लिख के और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करके एक ब्लॉक लेवल पे जो किसानों को सब्सिडी रेट पे जो मशीन दी जाए वहीं पे, तो अल्टीमेटली वो सभी को बेनिफिट होगा। और वो जो जैसे बैंक लोन देते हैं, आप देखिए गौरव जी, कंपनी के लिए जिसने मिल लगा रखी है वो लोन नहीं दे पाता, तो उसके लिए ओटीएस की स्कीम होती है, वन टाइम सेटलमेंट। किसानों के लिए आज तक कोई ओटीएस स्कीम नहीं है। किसान मुझे एक चीज और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे ब्रेक लेना है, बार बार कमांड मिल रहा है, लेकिन इसलिए मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से। हम सामुदायिक भवन बना सकते हैं, हम पंचायत भवन बना सकते हैं, गांव का एक मिल क्यों नहीं हो सकता है सरकारी? मतलब सिर्फ एक मिल की बात नहीं है, जो मिल तक किसान को लेके जाना पड़ रहा है, उसको बेचना पड़ रहा है, और जो आर्या साहब कह रहे हैं कि ब्लैकमेल होता है सिस्टम के जरिए, वो अगर एक सामुदायिक केंद्र में ही एक ऐसा मिल हो जहां किसान खुद जाए और वो सिर्फ निकालने का एक जो थोड़ा बहुत उसको पैसा देना पड़े और वो खुद करे सब कुछ। बिल्कुल हो सकता है गौरव जी। इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक फंड एलोकेट करना पड़ेगा पंचायत लेवल पे, क्योंकि जो सामुदायिक भवन बनता है उसको मेंटेन करने के लिए, रनिंग करने की जिम्मेवारी नहीं होती, लेकिन मिल को रनिंग करना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए पंचायत को एक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी एक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा और बैंक को भी एक्टिव रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो फंड रनिंग करना है, फंड वापस निकालना है और वो लंबे टाइम तक चलाए रखना है उसको। डेली उसमें प्रोडक्शन होना है, डेली एक तरह से एक फैक्ट्री चलनी है वहां पे,
तो उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। वो सारी जिम्मेवारियां यदि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पंचायत, जिला स्तर के अधिकारी और बैंक के साथ होता है तो एक बहुत बढ़िया गठजोड़ होगा। और ये सारी जो बीच में जितनी गहराई है, जितना ये कॉस्ट का है 10 से 100 हो जाता है, ये बहुत कम हो जाएगी और आम आदमी के लिए भी राहत होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो किसानों की भी बात की है, इसके बाद बात युवाओं की भी करेंगे, बात उन गृहिणियों की भी करेंगे जो इस वक्त कंसर्न है कि भैया पहले हम पनीर 2 प्याजा बनाते थे तो उसकी कीमत, और आज पनीर 2 प्याजा बनाते हैं, बार बार उसकी कीमत कैसे बढ़ जाती है। जो थाली हम अपने घर में अपने पति को, बच्चों को, फैमिली को परोसते थे, उसकी कीमत जो पहले थी आज कैसे बढ़ गई और कैसे वो बजट में आएगी, इसकी भी करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश युवा है और हम पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीटते चलते हैं कि हम सबसे युवा देश हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो युवा चाहता क्या है दरअसल इस बजट से, वो सुनवा रहे हैं आपको, सुनिए। सरकार से यही उम्मीद है जी, आगे पढ़ाई के बारे में और जो भी स्टेडियम में खेल कूद के बारे में सोचे, और जैसे कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है जनाब। बजट आपकी बार युवाओं के लिए होना चाहिए, मेरिट बच्चे लगने चाहिए जॉब के लिए, नहीं कि कोई सिफारिश लगे। अच्छा, क्योंकि हमारा युवा देश है तो युवाओं के हित के लिए अच्छा बजट लाए सरकार, हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा, सरकार से यह उम्मीद है कि हमेशा क्वालिफिकेशन बच्चे को ही नौकरी दी जाए। अब पैसे के तौर पे नहीं होता कि सब कुछ है। अब जो बच्चा पढ़े लिखे वो तो पीछे रह जाता है, जिसका मतलब सारी उम्र पढ़ाई में बीत जाती है, और वो तो पीछे रह जाता है, और वो पैसे दे के बच्चे नौकरी लग जाते हैं। सपोर्ट में भी बच्चों को योगदान देना चाहिए सरकार ने। बच्चे बहुत ही मेहनती हैं हमारे। हम लोग तो यही एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि युवाओं का थोड़ा ध्यान रखा जाए, युवाओं के लिए कुछ सोचा जाए। लाइक नौकरी वगैरह भी थोड़ा कम ही है मार्केट में, तो लड़के निकल रहे हैं गांव से शहर की तरफ मूव हो रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह की जॉब नहीं मिल पा रही है जैसे मिलनी चाहिए। तो हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बारे में सोचा जाए। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि जैसे एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है, अगर बच्चों को एजुकेशन मिलेगी अच्छी, तभी हमारा फ्यूचर, हमारे देश का भविष्य सिक्योर हो पाएगा। अगर अच्छी एजुकेशन दी जाएगी तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। इट मीन्स कि बेस स्ट्रोंग होगा तभी आगे सोसाइटी रन कर पाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के रिकॉर्ड में होना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके, और उसके बाद अगर उसका स्टाफ मतलब टीचर्स अच्छे होंगे तभी एजुकेशन अच्छी हो पाएगी। चलिए, तो जैसा हमने आपको वादा किया है कि भाई सबसे बड़े पैनल के साथ, सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के साथ हरियाणा न्यूज सिंप्लीफाई करके आपकी भाषा में आपको बजट समझाएगा। उस दिशा में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आज बजट आना है। निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मिल चुकी हैं और औपचारिक जो एक सहमति लेनी होती है, निर्मला सीतारमण वो लेने पहुंचे थी। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी भी उन्होंने सौंपी है। इस वक्त ये बड़ी खबर राष्ट्रपति भवन से संसद के लिए वित्त मंत्री अब निकल गई हैं। 11 बजने की दिशा में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे आम लोग और ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान, व्यापारी, मजदूर, सब लोग जो है वो टकटकी लगाए देख रहे हैं। गुलिया साहब, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर आप इस बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या लगता है क्या करे सरकार तो और बेहतर मार्केट से रिस्पांस मिल सकता है? सर गौरव जी, सरकार के पास इस टाइम खेलने के लिए सिर्फ सिक्सर मारने की सरकार को, और सरकार चारों तरफ से करेगी। किसान वर्ग के लिए भी काम करेगी, मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है उसके लिए भी काम करेगी, और जो प्रॉपर्टी है सेगमेंट उसको भी बूम पे लेके आएगी।
जब तक ये लोग इकोनॉमी को रिवाइव नहीं करेंगे इनका टारगेट पूरा नहीं होगा, और टारगेट इनके दिमाग में है कि हमें 5 ट्रिलियन करना ही करना है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे बजट्स इस बार ये पेश करेगी, क्योंकि सीतारमन को भी 1 साल हो गया, ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए इन्होंने काफी स्कीम्स अभी डालनी पड़ेगी। ठीक है, बैंक का इजी प्रोसेस इन्होंने करना पड़ेगा। एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स विलेज लेवल पे लेडीज के लिए चलानी है, जो कि इस बजट में काफी उम्मीद है कि ये वुमेन के लिए काफी करेंगी। दूसरा, किसानों के लिए एमएसपी के जो प्राइसेस थे उसमें काफी हद तक मेजर इंप्रूवमेंट आना है, ताकि उनकी जो इनकम है वो बढ़े, और सरकार डिस्पोजल इनकम बढ़ाने के लिए और भी कई स्कीम्स निकालेगी ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। इंश्योरेंस सेक्टर और ट्रैवल जो सेक्टर है इस पे काफी बूम आएगा, और इसके लिए काफी चीजें करने जा रही है इस बार सरकार। तो बहुत अच्छा पिटारा मिलेगा। पॉलिटिकल एंगल भी है क्योंकि दिल्ली जीतनी है, तो वो भी करना है। आपको लगता है उसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा सर, बिल्कुल दिखेगा गौरव जी। क्योंकि आपने बहुत रोचक बात कही है। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक सेंटिमेंट सेगमेंट भी आएगा इसमें, और एक पॉलिटिकल भी आएगा कि 21 साल हो गए दिल्ली। सेगमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब टैक्स स्लैब में आपको लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है? बिल्कुल होने जा रहा है, कई चीजें आएंगी। 21 साल हो गए दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तो इस बार ये दोनों स्ट्रोक खेलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात कह दी है आपने। सोमवीर जी, इस पे आपसे जानना चाहूँ, आपको भी लगता है कि दिल्ली दिमाग में दिल्ली का चुनाव चल रहा होगा इस वक्त? बिल्कुल गौरव जी, देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, फिर वो इलेक्शन लड़ती हैं, तो ये स्वाभाविक सत्ता के लिए होती है। पार्टी जो बनती है वो सत्ता के लिए बनती है। कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, धार्मिक मंदिर नहीं है। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये आती ही सत्ता के लिए, सत्ता में आके ही अपना कुछ जलवा दिखा सकती, कुछ लोगों के लिए काम कर सकती। कोई अच्छा करे, कोई ठीक करे, कोई मध्यम करे, लेकिन सत्ता में आके ही होता है। तो मैं आपको रोक रहा हूँ जरा, दर्शकों को करने के लिए बीजेपी रोक रहा हूँ सर माफी के साथ। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जब निर्मला सीतारमण पहुंची मिलने, और साथ में अनुराग ठाकुर भी नजर आ रहे हैं, तो निर्मला सीतारमण के हाथ में वो लाल पिटारा जिसको हम कहते हैं, जो पहले कभी सूटकेस हुआ करता था लाल, आज उसका वो बदल दिया है, एक एनवेलप जैसा है। तो पहुंची औपचारिक सहमति लेने के लिए भी, और कॉपी सौंपी है, तो उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अरे साहब पूरा करें जी। तो ये जो जहां तक बीजेपी का दिल्ली में सवाल है, देखिए बता रहा हूँ राजनीति है ये, और दूसरी बात ये है कि अच्छी बात है अगर आज इलेक्शन है, जैसे गुलिया साहब ने बताया, और उस प्रभाव में कुछ जनता का भला हो जाए, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ी चीज है दिल्ली में सब बहुत ज्यादा नौकरी पेशे वाले हैं, तो इनकम टैक्स लेवी अब अगर ये उसमें चेंजिंग करेंगे, रिलैक्स दे देंगे, राहत दे देंगे, तो उनको वोट भी मिलेंगे, और दूसरा जनता का फायदा भी होगा। इसके साथ साथ मैं गौरव जी एक बात बताऊं कि जो इकोनॉमी का है, वैसे तो ये पैनलिस्ट ज्यादा जानते हैं, हम तो इस मामले में लेवे नहीं कह लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें, अगर आर्थिक और देश की आर्थिक स्थिति को देखें, तो उसकी एक कुंजी है, वो है परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे रोजगार बेरोजगार है, रोजगार है, जो भी है, चाहे वो रेडी वाला है, कोई भी है, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि हमारा आर्थिक ग्रोथ कितना होता है। परचेजिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि पैसा मार्केट में आया, उसको आगे। फिर से रोक रहा हूं सर माफी के साथ, ये लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि ये जो काफिला है वो बढ़ गया है संसद भवन की तरफ, और संसद भवन पहुंचेंगे सब लोग, एक एक करके सबका पहुंचने का सिलसिला जो है। राष्ट्रपति भवन गई थी निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर भी साथ में थे, और अब संसद की तरफ भी रुक कर लिया है। एक एक करके सब लोग जो पॉलिटिशियन है, सांसद है, वो वहां पहुंचेंगे। अरे साहब जी, तो जो परचेजिंग कैपेसिटी इसका बढ़ने का एक फार्मूला है। उदाहरण के तौर पर आप किसान को ले लीजिए, किसान को अगर अच्छी फसल होती है और उसको अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उस पैसे को निकल के बाहर निकलेगा, बाहर निकल के वो कपड़े खरीदेगा, परचेजिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, जेब में पैसा है तो बढ़ेगी। कपड़े वाला दुकानदार थोक वाले से लाएगा, थोक वाला दुकानदार कार खरीदेगा, इसी तरह से एक चेन बनती है उस पैसे की। सर्कुलेशन की आप बात कर रहे हैं, दिनेश जी ने उसके बारे में जो चर्चा की थी। पुराने वक्त में हम सुनते थे, बच्चे थे तब ये सुनते थे कि 1 रुपया जो है वो 5 बार सर्कुलेट होना चाहिए डेली,
दिन में एक बार वो 5 जगह जाना चाहिए। मैंने 1 रुपए की चाय पी, चाय वाला अब चाय की पत्ती लाएगा, चीनी लेकर आएगा, चीनी वाला और आगे जाएगा, इस तरह से 5 बार वो रुपया घूमेगा, तब जाके स्थिति ठीक रहती, नहीं तो फिर। और ये बीच में जो हमारी इकोनॉमिक स्थिति खराब है इंडिया की, ब्लैक मनी की वो पैसा था वो जाम होकर बैठ गया। वो ब्लैक मनी बाथरूमों में बोरियों में सिमट कर रहेगी। लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद के छोड़ दिए जिनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, वो पैसा सर्कुलेशन में नहीं हुआ। ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा हुआ है। तो ब्लैक कहाँ है वो ब्लैक मनी? ब्लैक मनी पे सरकार को कंट्रोल कितना किया वो एक अलग बात है, करना चाहिए। और जितनी ब्लैक मनी है कहाँ सर? ब्लैक मनी अब कहाँ है वो? क्या अब कहाँ है वो ब्लैक मनी? अगर ब्लैक मनी अब आ गई ब्लैक मनी कैसे आई और कहाँ है? ब्लैक मनी आज फार्म हाउस में चले जाओ, 250-250 करोड़ के फार्म हाउस है। ब्लैक मनी वो खरीदने के लिए जो पैसा जिसको दिया होगा वो पैसा कहाँ है? वो नोट कहाँ है जिससे खरीदा फार्म हाउस? मैं बता रहा हूँ ना, रियल एस्टेट में है वो पैसा, फार्म हाउस में पड़ा है, सोना चांदी पड़े लोगों के पास है, वो निकले तभी तो बात बनेगी। ठीक है, सोना चांदी अगर मैंने फार्म हाउस खरीद लिया तो फार्म हाउस तो मेरा हो गया, लेकिन मैंने अगर आपसे खरीदा तो वो नोट आपके पास तो होगा। देखिए फार्म हाउस आपने पैसे सुनो आपने 200 करोड़ का एक फार्म हाउस नौकरी में, उसको आपने टैक्स बचाया 40 करोड़ का, उसका 40 करोड़ का आपने रजिस्ट्री करवा ली, 160 ब्लैक मनी उसमें एडजस्ट हो गया। वो जो आपके बाथरूम में पड़ा था वो पैसा वहां ब्लैक मनी वहां चला गया, उसके पास चला गया। नोट कहाँ गया? मैं तो वही पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ वो नोट जो जिससे परचेज किया उसके पास चलेगा। उसने हीरे जवाहरात खरीदे, उसने तो हीरे जवाहरात जिससे खरीदे उसके पास वो नोट गए होंगे ना। बता रहा हूँ ना ब्लॉक होगा। अब ये आप ये देखिए ना कि जो फार्म आप हाउस ये कह रहे हैं कि अभी बोरियों में बंद करके रखा हुआ है। फार्म हाउस है ये, फार्म हाउस मैंने 100 करोड़ का खरीदा था, 2 साल के बाद 200 करोड़ का। वो 100 करोड़ बीच का जो पैसा वो फार्म हाउस के जाम हो गया कि नहीं? अगर वही 100 करोड़ रुपया सर्कुलेशन आता मार्केट में तो वो मार्केट में वो फ्लो देता और वो मार्केट तो आर्थिक स्थिति ठीक होती है। ये जरा इसको एक्सप्लेन करिए जी। इसमें क्या होता है ना जी, जब इकोनॉमी स्लो डाउन का रीजन ये होता है कि पैसा रुक गया। वो जो आर्य जी कह रहे हैं वो चीज पहले थी, जब डिमोनेटाइजेशन से पहले वो घूम रहा था पैसा। जब डिमोनेटाइजेशन के बाद जो ये आपको रोक रहा हूँ माफी के साथ, दर्शकों को बता दूं कि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं और निर्मला सीतारमण के हाथ में वो जो लाल लिफाफा है, उस लाल लिफाफे में देश का अगला 1 साल आर्थिक तौर पर, युवाओं को रोजगार के फ्रंट पर, किसानों के प्रॉफिट लॉस के फ्रंट पर, व्यापारियों के लिए, आम आदमी के लिए और गृहिणी की थाली के लिए, इन सब के लिए क्या होने जा रहा है वो उस लाल लिफाफे में बंद है। देखिए लगातार मीडिया कर्मी जो है वो इतनी तस्वीरें ले रहे हैं कि इतने फ्लैश चमक रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये दिनेश जी कि ऐसे चमकदार कुछ आएगा यहाँ से। बिल्कुल बहुत चमकदार आएगा जी, बहुत चमकदार रहेगा। बजट सभी के लिए अच्छा रहेगा और उसके लिए भी मैं आपसे पॉइंट शेयर करूंगा। तो एक बार जो पहले वाले पॉइंट थे हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जी जो हमारी इकोनॉमी में रहा है, आप कभी भी किसी का भी एग्जांपल लीजिए, जो ब्लैक मनी होता है वो उसका सर्कुलेशन ज्यादा रहता है और जो व्हाइट मनी होता है उसका सर्कुलेशन कम रहता है। आप किसी भी बिजनेसमैन के पास जाके देख लीजिए, आप उससे कुछ पैसे के लिए कहेंगे तो जेब में पड़ा होगा ना, उसी को उठा के दे देगा, अगला फिर वो जेब वाला दे देगा। तो बैंक वाला चेक साइन करने में या मनी ट्रांसफर करने में वो आदमी इंसिस्ट करते हैं, जबकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है पेपरलेस, कैशलेस और फेसलेस। ये बहुत ही ट्रिमेंडस पॉलिसी है जी। ये जिस दिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गई ना, उस दिन बहुत ही चमत्कार होने वाला है इस दुनिया में, वो कोई छुपी बात नहीं है। बट लेकिन जो कि कैश की सर्कुलेशन ज्यादा होती है और गवर्नमेंट एक चाह रही है कि कैश लेस हो इकोनॉमी, तो वहां पे एक गैप है, टेक्नोलॉजी का भी गैप है। गवर्नमेंट चाह रही जितनी टेक्नोलॉजी अब मार्केट में आए, उतनी टेक्नोलॉजी उतनी चीप लेवल पे नहीं आ रही, उतनी सस्ती नहीं है टेक्नोलॉजी। तो उसके कारण से जब वो कैश का सर्कुलेशन रुकता है ना, तो भी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। ठीक है, गुलिया साहब को जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी 2-4 सवाल गुलिया साहब से पूछ लेते हैं पहले। गुलिया साहब एक बात बताइए कि एक तो आपको भी उम्मीद है कि ये बजट बहुत शानदार आने वाला है, क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्रीज बुरे दौर से, जैसे ऑटोमोबाइल्स की हम बात कर रहे हैं, रियल सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की, उनकी तरफ बजट एलोकेशन और उनको रिवाइव करने की दिशा में बहुत स्पेसिफिक कुछ होने जा रहा है? जी गौरव जी, देखिए जो हमारा आज की डेट में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है हिंदुस्तान में, उसका रीजन है जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है ऑटो इंडस्ट्री। और ऑटो इंडस्ट्री सारी डिपेंड करती है उस पर सब इंडस्ट्रीज पे। कोई भी वेंडर है, जैसे मारुति का एग्जांपल है, मारुति खुद नहीं बनाता, मारुति एक चीज अपनी बनाता है, बाकी सारी असेंबली डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ये आया कि हम
पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएंगे, डीजल से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जाएंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। हिंदुस्तान की आबादी ऐसी है कि वहां पे क्या होता है कि हम सबसे पहले पैनिक सिचुएशन पे भागते हैं, हम उसका पॉजिटिव नहीं देखते, नेगेटिव में जाते हैं और अपनी परचेज और सारी चीजें होल्ड कर लेते हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि सब जगह इन्वेंट्री होल्ड हो गई। अगर किसी ने 1000 मिरर बना रखे है मारुति के, तो उसने 1000 से आगे नहीं बढ़ा कि उसने ये सोचा कि पहले मेरे 900 निकल जाए, नहीं तो पहले वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने की इन्वेंट्री आगे रखता था, क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं था कि हम इलेक्ट्रॉनिक पे जा रहे हैं। तो ये जो फेज होता है, ये हमारा जो हैंडलिंग है वो थोड़ा सा पुअर है। हमने पास्ट में भी देखा कि जब हम डीजल से सीएनजी पे आए तब हमारा बहुत बुरा हाल था। हमारे पास पंप 4 होते थे और 4 लाख गाड़ी रोड पे होती थी, जो कि 24 घंटे में कन्वर्ट होती थी कि वो भरवाने के लिए बेचारे रातों रात लगे रहते थे। तो ये सारी चीजें बड़ी खबर आ रही। संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसद भवन पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये जानकारी हमने तस्वीरें भी अभी आपको दिखाई थी। कैथल चलते हैं, विपिन शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और उनके साथ आम आदमी जो टकटकी लगाए बजट की तरफ देख रहा है वो मौजूद है। विपिन, जरा इन लोगों से पूछिए कि इनकी उम्मीदें क्या हैं। जी ईश्वर जी, आप एक किसान भी हैं और व्यापार भी देखते हैं, तो आपको इस बजट से उम्मीद क्या है? देखिए, हमारी उम्मीद तो यही है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है और पिछले 40 साल से इसे खत्म किया जा रहा है, और किसान की हमेशा उम्मीद ये रहती है कि कुछ क्रियात्मक योजनाएं हर बजट में आए। तो हम सोचते हैं कि ये नहीं कि कागजों में हर साल इतने हजार करोड़ दे दिए जाते हैं और फिर जब पूरा साल खत्म होता है तो किसान वहीं होता है। तो हम सोचते हैं कि अब की बार कोई क्रियात्मक योजना आनी चाहिए जिससे किसान वोट बैंक ना नजर आए। हर बार वोट बैंक के दृष्टिकोण से किसान को बजट में रखा जाता है। तो हम सोचते हैं, हमारी यही आशा है की योजना आए जिससे कृषि उन्नति करे और किसान उन्नति करे। जैसे कि आप समाज सेवी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और राजनीति में थोड़ी पहल रखते हैं, कहाँ देखते हैं बजट को, कैसा होना चाहिए बजट, क्या उम्मीद है लोगों की? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, जसवीर जी ने हमसे पहले बताया, हम तो ये चाहते हैं कि किसानों को जो दिया जाता है सब्सिडी दे दी, ये दे दी, इसको इस चीज को छोड़ के कोई ऐसी नीति लाई जाए कि इन्हें अपने पैरों पर किसान खड़ा उसके उसे सब्सिडी की तरफ या लोन की तरफ न देखना पड़े। ऐसी नीति सरकार लेके आए कि किसानों को सब्सिडी की या लोन वगैरह की जरूरत ही ना पड़े, अपने दम पर अपने पैरों पर अगर किसान खड़ा होता है तो ऐसी नीति ले जाए। दूसरा, जो आज का देश और प्रदेश में एक स्वास्थ्य है, सरकार का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए भी अभी भी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर थोड़ी सी कमी है। हमारे पास मूलभूत गरीब आदमी तक जो स्वास्थ्य जो सुविधाएं है बड़ी महंगी है और उन तक पहुंच भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि अब की बार एक स्वास्थ्य पर एक बहुत जोर होना चाहिए ताकि गरीब आदमी को बिना बीमारी में उसे दिक्कत ना आए। सर, जैसे कि रसोई की बात करें, जेब पे तो आपकी फर्क पड़ता है, ठीक है, हमारी भाभी जी खाना बनाती है, रसोई के बजट को कहाँ तक देखते हैं आप, कहाँ तक जाना चाहिए? देखिए, रसोई के बजट को तो मैं तो फिर वही कहता हूँ कि जो देश में आर्थिक मंदी आई हुई है, पूरी दुनिया के नाम पर जो आर्थिक मंदी आई हुई है, इस बजट से हम एक और चीज चाहेंगे कि जो मुख्य समस्या है, इस सरकार के काम करने के तरीके से जो काम करने वाले लोग थे, जो छोटा व्यापारी था, वो डर गया है और वो डर दूर होना चाहिए इस बजट से देश का, जिससे मैं जो आर्थिक जो स्थिति बिगड़ी है इसका मुख्य कारण डर पैदा मानता हूं। कोई भी काम करना सोचता तो ये डरता है, पता नहीं मोदी जी क्या फैसला ले लेंगे। तो इसीलिए जो काम करने की क्षमता थी देश के युवाओं की, वो कम हुई है या छोटे व्यापारियों की। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इस बजट से डर का वातावरण खत्म हो, जिससे सीधा डर का वातावरण खत्म हुआ तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वो रसोई तक असर करेगा। और मैं तो इतना, अगर रसोई की बात की जाए तो किसान पर मार होती है। मैं तो ये कहता हूं अगर चीजें सस्ती की गई तो हमें दिक्कत आएगी। मैं तो इतना कहूंगा कि चीजों को इस तरीके से देखें कि रसोई पर भी असर ना पड़े। विपिन, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम जरा लाजपत के पास चलते हैं। लाजपत, आपके साथ भी लोग हैं, उनसे जरा पूछिए कि उनको क्या उम्मीद है बजट से। यहाँ पर व्यक्ति हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये अभी नजदीक बजट है और बजट से क्या उम्मीद मानते हैं। यहाँ पर एक छोटे से दुकानदार हैं जो जयराम शर्मा है और वो उनकी परचून की दुकान है। तो अब वो रसोई को क्या जानते हैं कि रसोई के बारे में बजट में क्या उम्मीद मानते हैं जी?
जहाँ तक बजट का सवाल है, हमें सरकार से काफी उम्मीद है। अब देश में कुछ आर्थिक मंदी का दौर आया है, इस बजट से उम्मीद है कि महिला जो वित्त मंत्री है वो रसोई के बारे में काफी विचार करेंगे। और देश में जो एक जीएसटी के बाद भय का वातावरण सा दिखावे में आ गया था तो छोटे दुकानदारों के बारे में, उम्मीद है कि वो दूर होगा और इससे काम जो रोजगार है वो आगे चलेगा। रसोई का जो बात है वो उससे ही सारा परिवार सब चलता है और वित्त मंत्री से रसोई के बजट को कम करने की काफी उम्मीद है। यहाँ पर और भी हमारे सहयोगी है, साथी हैं, किसान भी हैं, कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो कितना, क्योंकि अभी जो ताजा मामला है सब्जी का और प्याज के जो आसमान छू रहे थे रेट और आलू के भी, क्योंकि अब बजट नजदीक है, इस पर भी कुछ ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी, क्योंकि अब बजट नजदीक है। यहाँ पर सभी वर्ग के व्यक्ति हैं। आप जी किसान है, एक छोटे से क्या मानते हैं बजट में, क्या कुछ सरकार से लेकर रखते हैं कि बजट सरकार अपना पेश करेगी तो हमारे को उम्मीद है कि कम से कम दामों की रसोई के सामान को। चलिए लाजपत, बहुत शुक्रिया आपका। हम जल्दी से चलते हैं हिसार। अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, हिसार में क्या उम्मीद है लोगों की? गौरव जी, बजट आने वाला है। बजट को लेकर के युवाओं में, महिलाओं में, कामकाजी जो भी व्यापारी हैं और छात्र हैं, सभी में बड़ा उत्साह है कि उनके लिए कुछ इस बार 2020 का जो पहला बजट आ रहा है उसमें जरूर कुछ खास होगा। लेकिन ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा कि लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ हिसार में मौजूद हैं, आप कहें तो उनसे बात करते हैं। ठीक है, उनसे बात करिए, पूछिए उनको क्या उम्मीदें हैं। जी, 2020 का पहला बजट आने वाला है, सीतारमण जी पहला बजट पेश करने, क्या उम्मीदें हैं महिलाओं को? मैं सबसे पहले तो हमारी जो भारत की वित्त मंत्री है उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि जो हमारी वित्त मंत्री है वो एक महिला है और महिला होने के नाते वो महिलाओं का जो हित है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगी। और पिछली बार भी जो बजट पेश किया गया था उसमें भी युवाओं के लिए, किसानों के लिए और अनेकों प्रकार की योजनाएं हमारे भारत देश के युवा के लिए यहाँ पर इस बजट में हमें देखने को मिली थी। तो इस प्रकार इस बार भी हमें उम्मीद है कि महिलाओं का जो हित है उसका पूर्ण रूप से महिला होने के नाते हमारी वित्त मंत्री जी ध्यान रखकर अनेकों प्रकार की योजनाएं देकर महिला सशक्तिकरण की तरफ और महिलाओं की जो रोजगार है उनकी तरफ ध्यान देते हुए हमारे जो महिला जो हमारा ये देश है इसको आगे बढ़ाना। जी, महिलाओं को काफी सारी उम्मीदें सीतारमण जी से हैं कि वो बजट पेश करेंगी तो उसमें महिलाओं के लिए पीछे मैं देख पा रहा हूँ युवा भी खड़े हैं, जरा उनसे भी पूछ लीजिए जल्दी से। बताइए आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं युवा होने के नाते? युवा होने के नाते निर्मला सीतारमण जी हमारी उम्मीदें हैं कि मतलब जो हमारा युवा है, जो मतलब भारत की नींव है, उसके लिए मतलब रोजगार का मतलब सभी को अधिकार मिले, पारदर्शिता हो उसमें, ठीक है जी, और महिलाओं को भी उनके अधिकारों का मतलब पूरा ठीक है, ताकि मतलब वो आगे बढ़े। युवाओं को सबसे जरूरी है कि उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं और जो रोजगार के अवसर हो उनमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ऐसा युवाओं का मानना है। बहुत शुक्रिया आपका। युवाओं को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए, ये हम हमारे संवाददाता पूछ रहे थे। अरे साहब, युवा को चाहिए क्या? रोजगार रोजगार रोजगार, विपक्ष हो या आम आदमी हो, सबसे हम यही सुन रहे हैं कि बेरोजगारी आ गई है। जी देखिए गौरव जी, रोजगार जो है ना किस उसका नौजवान का सबसे पहला हक है, एक तरह से राइट है। आप तो नहीं कहेंगे ना पकौड़ा बना लो? नहीं, पकौड़ा तो ये तो जुमले हैं, खैर छोड़िए। चलो ठीक है, आप सीरियस डिबेट में हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है इसको दो तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। इनकी समस्या को थोड़ा सा कम किया जा सकता, खत्म तो नहीं किया जा सकता। कहने को पार्टियां सारी वादा करती हैं इलेक्शनों में, लेकिन नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर जो है दो तीन तरीके हैं जिससे हम सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं, सरकार को हमारा मैसेज भी है। एक तो सबसे पहला तो जो इतनी सरकारी नौकरी इनके लिए बजट बढ़ाया जाए, वो एक हरियाणा बजट अलग चीज। आज हम केंद्र की बात करें, केंद्र हमारे नौजवानों के लिए क्या कर सकता है? केंद्र एक तो जो निवेश जो होता है, निवेश कंपनियां निवेश करती हैं उसको बढ़ावा दे। और बढ़ावा कैसे हो? बढ़ावा यहाँ पर उनको ठीक माहौल दिया जाए, ठीक सुरक्षा दी जाए, ठीक उनको ट्रांसपोर्टेशन दी जाए, ठीक रोड दिए जाए, टैक्सेज में बदलाव किया जाए और उनका जो रजिस्ट्रेशन है, जो लेबर का जो
उनकी कठिनाई है वो सारी थोड़ी सरल की जाए, तब जाके बाहर के इन्वेस्टर आएंगे और वहां से जाके वहां तब रोजगार होंगे। एक फैक्ट्री लगेगी, उसमें मैकेनिक भी चाहिए, गार्ड भी चाहिए, उसमें ड्राइवर भी चाहिए, उसमें इंजीनियर भी चाहिए, उसमें डॉक्टर के भी एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि बाहर से जो लोग आएंगे काम करेंगे, उनको चाय भी यहीं पियेंगे, मार्केट भी यहीं करेंगे। तो इस तरह से रोजगार बढ़ने का एक तो ये तरीका है जो सरकार कंपनियों को बढ़ावा दे, कंपनियों को जो कंपनियां थोड़ी बहुत घाटे में चल रही है, या पिछले दिनों आरोप लगा था कि कोई मारुति का प्लांट कहीं शिफ्ट हो गया, तो ऐसी जो कंपनियां हैं जो थोड़ी घाटे में चली उनको सहायता दे, उनका टैक्सेस वगैरह को करके और ठीक करके और माहौल पैदा करे ताकि नौजवानों को मिले। एक तो तरीका ही है। दूसरा जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो दूसरा तरीका है कि सरकार इनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करे, स्वरोजगार के लिए इनको माहौल दे, फील्ड दे, प्लेटफॉर्म दे, उनको लोन दे, उनको जगह दे, उनको शिक्षा दे, उनको एक जागृति पैदा करे और एक ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। जागृति है हमारे नौजवान में, लेकिन उसको रास्ता नजर नहीं आता, उसको पता नहीं है कि कहां से कैसे क्या होने वाला है। तो ये ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेमिनार लगाए जाएं जो स्वरोजगार से, जैसे कि अब आप खेती से रिलेटेड ही देख लीजिए, आप चिप्स के उदाहरण दे रहे थे। ये चीजें जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये चीजें सारा समाज, इधर से समाज, उधर से सरकार, उधर से भारत देश से केंद्र, ये सारी चीजें मिलके ही सॉल्व हो पाती हैं। पूरी सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन सरकार की ड्यूटी बनती है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जब होती है, सरकार बनती है, कोई भी है वो, उसकी ड्यूटी बनती है कि अपने नौजवान जो भी कंसर्न है, लेकिन अब नौजवान की बात करें तो नौजवानों को वो प्रॉपर रोजगार दे। रोजगार ना तो उनको कम से कम टिल देन कोई और असिस्ट करे ताकि वो फ्रस्ट्रेशन में ना आए, और उनको ट्रेनिंग दे। ये है रोजगार का सबसे पहला तरीका। दूसरा, जैसे मैंने आप जो एक एग्जांपल दे रहे थे उसका, आप जो कह रहे थे कि एक इंडस्ट्री कहीं लगती है तो वहां चाय वाले की रेडी भी लग जाती है और छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल्स भी लग जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं सिंदरी का। सिंदरी में यूरिया फैक्ट्री हुआ करती थी, और धनबाद में सिंदरी है झारखंड में। जी। और जब वहां फैक्ट्री चलती थी, मैं तब भी गया, वहां पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, होटल्स थे, सब कुछ था। अचानक जब वो फैक्ट्री बंद की गई, उसके बाद भी मैं गया, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा इलाका जी किसी ने उजाड़ दिया हो, सुनसान हो गया, लोग चले गए छोड़कर, दुकानें बंद हो गई। तो ये एक असर, मैं सिर्फ एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप जो कह रहे थे उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि एक फैक्ट्री लगाते हैं, उससे और कितने लोगों को, फैक्ट्री जैसे डायरेक्ट वो नहीं जुड़े हैं फिर भी बहुत सारे रोजगार मिलते हैं। ऐसा होता है गुलिया साहब? बिल्कुल होता है। जब आप एक सेंट्रिक अप्रोच पे काम करते हो, एक किसी भी कस्बे या टाउन में, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम किसी एक फैक्ट्री से आती है, उस फैक्ट्री से जो भी जुड़े हुए वेंडर्स हैं उनकी भी आय उसी चीज से आएगी। तो निर्भर करता है कि अगर उस टाउन में एक या दो फैक्ट्री अलग अलग तरीके की, अलग अलग प्रवृत्ति की हो, कुछ एफएमसीजी हो, कुछ फार्मा हो, कुछ एजुकेशन की भी हो, तो वहां पे अगर एक चली जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वहां पे सिर्फ एक नेचर की है और वो इंडस्ट्री पूरी बंद हो जाए तो बहुत मेजर फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं एक उदाहरण और देता हूं सरकार से। हाँ, बोलिए। एक उदाहरण और देता हूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले मेहंदीपुर बालाजी गया था। जी। वहां एक मंदिर है, लेकिन उस एक मंदिर की वजह से वहां सैकड़ों हजारों लोग रोजगार कर रहे हैं। कोई फूल बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई बाकी चीजें बेच रहा है, कोई होटल चला रहा है। सबने अपने अपने घर में धर्मशाला खोल रखी है, सबने अपने घर को होटल बना रखा है। तो पर्यटन भी एक उसका उदाहरण हो सकता है। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे देश में इस तरह के विकल्प बहुत सारे मौजूद हैं। क्या आपको लगता है उस दिशा में भी आगे बढ़ना पड़ेगा? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे इंडस्ट्री आपने पहला एग्जांपल बताया धनबाद का, वो एक उसको सरकार की ड्यूटी बनती है। वो अगर वो किसी भी तरीके से, अगर वो कंपनी बंद हो रही है तो उसको कैसे भी असिस्ट करके, होल्ड करके, अपने कब्जे में लेके, अपने फाइनेंस को असिस्टेंस देकर उसको बिल्कुल उसको बचाना चाहिए। ये एक पहला प्रिंसिपल है और बिल्कुल बेरोजगारी उससे बढ़ती है। अब जहां तक सवाल है ये आपका टूरिज्म का, तो टूरिज्म भी एक बहुत अच्छा साधन है। टूरिज्म क्या है, ये तो जो आप बता रहे हो फूल बेचने की, ये तो हर जगह ही है, सारे उसमें हॉस्पिटल के सामने आप वो भी रोजगार है। अगर किसी धर्मशाला, वहां भी रोजगार है।
तो और दूसरी जो पर्यटन स्थल है इनको भी अगर बढ़ावा दिया जाए तो हरियाणा का नक्शा कुछ ऐसा है, इसमें एक चौरी बंसीलाल ने ये जो बड़कल लेक के जितने भी टूरिस्ट थे, तो उस टाइम में एक उस कंपनी एडवाइजरी बोर्ड होता छोटा, उसमें मेंबर था, उस टाइम प्रॉफिट में चलते थे। ये जो आपका सूरजगंज मैना रेस्टोरेंट, जितने भी छोटे छोटे कस्बों में, बहादुरगढ़, इवन छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे, ये भी उस वक्त ये फायदे में चलते थे, रेवेन्यू जनरेट करके देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, व्यवस्था ऐसी फैली। तो अगर इसी को दोबारा से व्यवस्थित कर दिया जाए तो बंसीलाल 2017 से 80 के बीच के दशक में जो बेनिफिट ले सकते, तो अब तो और भी उससे ज्यादा इंडस्ट्री और भी ज्यादा है। तो ये चीजें सरकारी लेवल पर भी हो सकती है, प्राइवेट लेवल पर भी हो सकती है, और ये जितनी भी सर प्राइवेट लेवल पे मैं मानता हूँ हो सकती है और हो सकती है, बट इसके लिए लेकिन उसके लिए असिस्टेंस सरकार लोन मांगने जाओ तो बैंक वाले इतना दौड़ाते हैं। नहीं गौरव जी, सरकार भी कर सकती है, एनजीओ भी कर सकती है। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ मैं यहीं से घूम के आना चाहूंगा सर आपके पास दिनेश जी, आऊंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप तभी डेवलप होगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास ठीक होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सब आता है कि कितनी आसानी से आपको एनओसीज मिल जाती हैं, कितनी आसानी से आपको बैंक लोन मिल रहा है, कितनी आसानी से आपको लैंड, लेबर और सब्सिडीज मिल रही हैं। बिल्कुल जी गौरव जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव रहे हैं और कुछ लेवल तक हुआ भी है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी बहुत संभावनाएं इसमें है। एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। पहले स्टेट टैक्स अथॉरिटी अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटीज अलग है। तो जैसे जो जीएसटी आया, इन्होंने सिंगल प्लेटफॉर्म दिया, उसी प्लेटफॉर्म से स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाती है, उसी प्लेटफॉर्म से सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाती है। लेकिन मेरे लिए या मेरे क्लाइंट के लिए, एसएससी के लिए, वो सिंगल प्लेटफॉर्म है, उसी पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। दूसरा जो अभी ये गवर्नमेंट एक स्टेप कर चुकी है, जिसमें जो टैक्सेशन जो जीएसटी है उसमें सिंगल प्लेटफॉर्म दे चुकी है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा जो दे सकते हैं, जैसे अभी लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और गवर्नमेंट चाहती है कि एमएसएमई में भी रजिस्टर्ड हो, जो भी छोटे छोटे उद्योग है, छोटी छोटी इकाई है, सब एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो। तो क्यों ना इसका भी सिंगल प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन किया जाए, और हम किसी क्लाइंट को आए, हम दो बताते हैं आपको एमएसएमई में कराना है, लेबर डिपार्टमेंट में कराना है, तो उसके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म हो जी, आपने यही कराना, इसी से दोनों डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन ली जाएंगी और दोनों से सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो छोटे लेवल की जो सिंगल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन करके सिंगल विंडो एक प्रोवाइड करा के किया जा सकता है, और उसी गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें और कदम आगे बढ़ाएगी। दूसरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो एग्जाम्पल है, वो जितना भी हमारा आईटी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा, आज एक नया बिजनेसमैन बिजनेस करना चाह रहा है, सबके पास स्मार्टफोन है, वो बिजनेस आपके वहां पे लिंक होना चाहिए कि आप यदि सिंगल बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको यहीं पे लिंक है, यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, अपने बिजनेस एड्रेस दीजिए, कोई वेरिफिकेशन होगी तो वो वहां से हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड आप बिजनेस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और एक लेवल के बाद जाके, जैसे 50 लाख 20 लाख से ज्यादा जाने के बाद आपको टैक्सेशन अथॉरिटी की जरूरत रहेगी। तो वो एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल रहेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ठीक है। गुलिया साहब जी, मैं एक युवा हूं, मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली है और मुझे अपने गांव में ही कुछ करना है। मेरे पास एक छोटी सी जमीन है, मैं चाहता हूं कि मैं मछली पालन करूं जी, लेकिन और सरकार इसको प्रमोट भी करती है, सरकार चाहती है कि आप ये सब काम करें, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है? क्या उस प्रक्रिया को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे कि उसमें थोड़ा सा प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी उसमें इंक्लूड करने की जरूरत है? गुरु जी बिल्कुल है। देखो, अगर हम 10 साल 15 साल पहले जाएं तो आइडियाज जनरेशन में बहुत गैप था, आइडियाज बहुत कम लोगों के पास होते। बट आज अगर हम 10 लोगों से बात करें तो 10 के पास डिफरेंट आइडियाज हैं। ठीक है। और 2003 में आपको रोक रहा हूं सर, माफी के साथ, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि कैबिनेट की बैठक, उसमें जो है बजट पर सहमति बनती है, उस पे बजट को वहां रखा जाता है कैबिनेट, उसके लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसकी लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहुंच गए हैं, कैबिनेट की बैठक होनी है, 10:15 का वक्त तय किया गया था और अभी 10:22, ठीक है, 5-7 मिनट ऊपर नीचे चलता है, पहुंच गए प्रधानमंत्री जी। और यही बड़ी खबर इस वक्त की है, कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के पहुंचते ही बैठक शुरू हो गई है। बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक होती है। ये एक
ट्रेंड है, एक तय जो है वो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति भवन पहुंचना, वहां औपचारिक सहमति लेना, फिर कैबिनेट की बैठक, तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। गुलिया साहब, आपसे मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा था, मुझे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है मेरे पास, मछली पालन करना है, क्या करें? आपके पास छोटा सा टुकड़ा है, अगर आप आज स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप गूगल पे जाके उसमें सारी चीजें पता कर सकते हैं कि मुझे कैसे ये बिजनेस करना है। आज की डेट में आपको जो नॉलेज है वो नॉलेज लेना बड़ा आसान हो गया कि पहले नहीं था। पहले जो नॉलेज थी वो हमेशा ट्रेंड लोगों से मिलती थी, बट आज सबका स्मार्टफोन है, सबको पता है गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है, आप अपनी प्रॉब्लम उसमें डालिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं सर, थ्योरी मुझे पता है, आप उसके मुझे बाद क्या करना है। हाँ। जैसे मैं लोन लेने के लिए बैंक पहुंचूं तो वहां जो मैनेजर है वो डायरेक्ट तो लोन की बात करता नहीं, उसने 2-4 चमचे रखे हुए, मैं गांव की बता रहा हूं रियलिटी, उसने 2-4 चमचे रखे हुए हैं जो आपसे ये कहेंगे आपका लोन पास करा दूंगा जी, इतना परसेंट है, इसमें इतना परसेंट तो मैनेजर साहब का भी है। देखो, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बाकी आप ग्रामीण में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको मैनेजर के पास जाना बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, बीच में ऐसे बैरियर्स बिल्कुल आते हैं जो आपको गुमराह करते हैं क्योंकि उनको शॉर्टकट मारना पसंद है, तो ये चीजें आती हैं। बट अगर आप सीधे अगर बात करें जो प्रबंधक है उससे मिलेंगे तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। प्रबंधक के मिली भगत के बगैर आपको लगता है ये चलता है? लेकिन गुरुजी हर जगह नहीं चलता। नहीं, ज्यादातर जगहों की मैं बात कर रहा हूं। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये एक बहुत बड़ी क्या समस्या नहीं है कि अधिकारी से लेकर बैंक तक एक तो पहले से ही फॉर्मेलिटीज बहुत टफ है, ये पेपर ये पेपर ये पेपर ये पेपर, और उसके बाद जब आम आदमी जाता है उसको लगता है यार थोड़ा शॉर्टकट अगर हो सकता है तो उसके लिए भी आप जो कहते हैं कि टेम्पटिंग हो जाता है। सर वो परसेप्शन है। देखो, आज आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको कहूंगा कि 4 चीजें ये आप दे दीजिए मुझे, तो आपको विश्वास नहीं होगा। आप जैसे ही ये कहेंगे ना कि पैसे दे दोगे, देने की इच्छा दिखाओगे, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही दिखेगा कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। ये परसेप्शन हमारे अंदर है कि हम गलत तरीके पे पहले जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वक्त कम है, एक बार जरा थाली की चर्चा कर ले, फिर मुझे ब्रेक लेना है। आर्या साहब, आप ही से शुरू करूंगा। सर, चिकन खाओ, मटन खाओ, पनीर खाओ, कुछ भी खाओ, प्याज के बिना तो काम नहीं चलता, और ये बार बार जो प्याज की कीमत आसमान पे चली जाती है, इसमें क्या सच में प्रॉब्लम है या होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीजें जो हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है इसमें? देखिए, एक तो ये जो कोल्ड स्टोरेज की मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, ये कोल्ड स्टोरेज हो जाए ना, स्टोरेज अगर खुल जाए तो ये 50% समस्या हल हो जाएगा, बची 50% समस्या। 50% समस्या ऐसा हो जाएगा कि एक गुड़गांव में 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक में 8 वो कोल्ड स्टोरेज है, तो यहाँ की लोकल जो परचेजिंग है वो आप एडजस्ट हो जाएगी और वो नहीं हो पाएगा। 50% में ये है ऊंचे लेवल की बात, भ्रष्टाचार व्यवस्था की बात। एक तो ब्लैकमेलिंग होती है, दूसरा जमाखोरी होती है, तीसरा जो केंद्र सरकार कर सकती है उसका एक आयात का एक कोटा होता है कि आप कोई भी चीजें, पॉलिसी गवर्नमेंट की कितना गेहूं देंगे, आयात करेंगे, जो भी इंडस्ट्री है जितना भी जो भी कुछ है, उसमें एक प्याज भी आयात का, एक प्याज टमाटर जो भी है, कच्ची सब्जियां हैं, ये भी आयात का इनका एक कोटा होता है कि इतना हमने आयात करना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर और इतना निर्यात करना है तो उसको बैलेंस अगर बना ले तो ये जो टाइम टू टाइम कई बार समस्या होती है, ये समस्या कम हो सकती है। और 10-20% समस्या का, इससे भी ज्यादा कह लीजिए आप, वो समस्या होती है कई बार। मैंने प्याज सिर्फ एक उदाहरण दिया, अगर आप थाली में देखें ओवरऑल तो इसी सर्दी के सीजन में जो हरी सब्जियां होती थी वो इतनी सस्ती हो जाती थी कि आसान हो जाता था लोगों के लिए खरीदना, और इसी सर्दी के सीजन में इस साल अगर आप देख लीजिए तो महंगाई चरम पर है, उसमें अगर किसान को फायदा हो रहा होता ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, तो अलग बात। कोल्ड स्टोरेज अगर है तो वो सर्दी में तो सस्ती नहीं होगी, जब उसको फसल या सब्जी निकलने का टाइम है उस वक्त अगर आपको कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए प्रोविजन है तो सर यहाँ जो फ्रेश सब्जियां आ रही हैं, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो खेत से निकलकर सीधे आ रही हैं आम आदमी तक, उसमें बहुत ज्यादा कोल्ड स्टोरेज की भूमिका इस वक्त, मैं हरी सब्जियों की बात कर रहा हूँ, थाली की बात कर रहा हूँ। हरी सब्जी का ये सीजनल चीजें होती है, ये प्रकृति पर डिपेंड होता है, कुछ और कुछ मैंने बताया आयात निर्यात पर, कुछ। सर ऐसी कोई बुरी फसल तो हुई नहीं इस बार, लेकिन महंगाई है, तो क्या ये पॉलिसी से इसको पॉलिसी किया जा सकता है? बता रहा हूँ मैं, इसमें देखो दोनों चीजें मिक्स है। एक आप एक पॉलिसी की बात नहीं कर सकते, पॉलिसी अगर अच्छी होंगी तो महंगाई नहीं हो पाएगी। दूसरा प्रकृति का भी है, एक चीज की डिमांड है उतनी रहेगी, हमें खाने 2 प्याज खाने 2 ही खाएंगे,
लेकिन कई बार बेमौसम बरसात है, ओले पड़ गए और कोई प्राकृतिक आपदा हुई, उसकी वजह से अक्सर वही बता रहा हूँ ना मैं। और तीसरा जमाखोरी का है। तो दो चीज गवर्नमेंट के कंसर्न की है। लेकिन पेरिशेबल गुड्स में कहाँ जमाखोरी आ जाएगी सर, मैं यही समझना चाहूँ। दिनेश जी आपसे डिमांड की बात कर रहा हूँ ना मैं। जी जी नहीं तो इस बार ऐसी कोई फसल भी खराब नहीं हुई, ऐसा कोई बहुत प्याज की बात। हाँ, नहीं मैं वो तो हम डिस्कशन पूरा कर चुके हैं। पेरिशेबल गुड्स पे हम अगर आते हैं सर, पेरिशेबल गुड्स खासकर हरी सब्जियां। हाँ जी, पेरिशेबल गुड्स पे मैं एक जो मेरे दिमाग में जो हम करते भी हैं, मैं खुद भी करता हूँ, जैसे जो सर्विस क्लास पर्सन है, जैसे आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं सीए हूँ, तो हम भी एक मेरे जो भाई वर्ग है जो मेरे गांव में रहते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो एक हम सर्विस में है या प्रैक्टिस में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, कोई भी है, तो हम अपने बच्चों को घुमाने लेने जाते हैं, कहीं बाहर लेके जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि एक गांव की तरफ भी हम छुट्टी वाले दिन रुक करें, गांव का पोल्यूशन भी कम रहता है, वहां का डाइट करें, और जमींदार भाइयों को जो हमारे को मतलब हार्ड वर्किंग करनी होती है, मैनुअल वर्क करना होता है, क्योंकि फिजिकल फिट रहने के लिए, तो उन भाइयों के साथ खेत में रह के काम करें, एक दिन महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन, तो उससे क्या है, हमें फ्रेश भी मिलता है, और उनकी जो लेबर, जमींदार की लेबर भी कम होती है, क्योंकि हमने तो वर्किंग करनी है ना, मैनुअल वर्क करना है फिजिकल फिट रहने के लिए, उनके लिए वो वर्किंग काम आती है, जिससे एक ये जागरूक अभियान इस तरह का हो। ये लॉजिक ठीक है, लेकिन हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, हर किसी के लिए। तो मैं जो जानना चाह रहा हूं कि कहां दिक्कत है। किसान उगा रहा है, लेकिन उसको जो मार्केट में प्राइस मिल रहा है उसका आधा का आधा भी नहीं मिलता है। मैं वो गैप की पूछ रहा हूं, क्या बजट में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये जो बीच, और ऐसा भी नहीं है कि ये गुड्स ब्लैक मार्केटिंग कर लिया, होर्डिंग कर लिया, क्योंकि ये तो 2 दिन में वो भी खराब हो जाएगी 4 दिन में। मैं बताता हूं सर, जैसे आप अमूल का एग्जांपल लीजिए सर, अमूल गुजरात में है और उसकी दूध की स्टोरेज करके, दूध भी पेरिशेबल गुड्स है, और यहाँ पे गुड़गांव में भी आज सप्लाई होती है, तो ये जो लॉजिस्टिक चेन है बीच में, आपकी पेरिशेबल गुड्स कैसे स्टोर होकर मार्केट तक पहुंच रही है और कैसे वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच रही है, उसको बहुत ज्यादा रिनोवेट करने की जरूरत है। आप देखोगे, आप फार्मर देखिए, आप फार्मर कैसे लेके आते हैं, वो टेम्पो में या गाड़ी में, ट्रैक्टर में, यूं बिखरती हुई फसल आती है। आप देखिए, यदि वो लॉजिस्टिक हमारे हाईटेक की लॉजिस्टिक हब, फिर हम घूम के वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गए। बिल्कुल है वहीं पे। ठीक है गुलिया साहब, थाली कैसे सस्ती होगी? बजट में निर्मला जी तो कह चुकी हैं कि प्याज नहीं खाती जी, मैं ऐसे फैमिली से आती हूँ, लेकिन आम आदमी तो खाता है मैडम, और बाकी चीजें जो महंगी है, उसकी थाली महंगी हो रही है। गृहिणी जो टकटकी लगाए देख रही है, उसके लिए क्या मिल सकता है आज? गौरव जी देखिए, जो जैसे इंफ्रा की बात करी, हमारे आसपास के रेडियस में एक मंडी है, आजादपुर मंडी। तो आज की डेट में आजादपुर मंडी में जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग रहा है ड्यू टू ट्रैफिक और ये धरनों की वजह से। तो आप प्राइसिंग हमेशा फ्लक्चुएट होगी, महंगी होगी, क्योंकि पीछे से आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई भी ज्यादा है, बट क्या है कि सप्लाई आपकी आ नहीं रही, तो वहां पे क्या है कि वो पेरिशेबल जो गुड्स है वो खराब हो रही है। तो वो मर कौन रहा है? किसान मर रहा है। तो इसी चीज को सरकार ने समझ के जो एक प्रोग्राम चलाया किसान मंडी, जो कि आज आप देखोगे हर 4-5 किलोमीटर में सेक्टर्स में या हर जगह किसान मंडी है, तो वहां से काफी चीजें कंट्रोल हुई है। जो वहां पे जा रहा है उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो सिर्फ मंडी से पे डिपेंडेंट है उसको इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत मेजरली फ्लक्चुएट हो रही है। जो 40 रुपए की चीज है वो दो दिन में 60, 65, 55 ऐसा फ्लक्चुएट रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीजें किसान मंडी, थाली सस्ती होने जा रही है। थाली सस्ती सर 10 तारीख के बाद थाली अपने आप ही सस्ती हो जाएगी। मतलब बजट में ऐसा कुछ नहीं होने? बजट में भी बहुत चीजें होने वाली है, बहुत चीजें जो है ना ऑटोमेटिक जो कंट्रोल कर रखी लोग नेताओं ने, वो अपने आप खुल जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 2 सेक्टर्स भी हैं जो चाहते हैं लोग, आम लोगों को हमने सुना भी कि वो चाहते हैं कि इन 2 क्षेत्रों में भी सरकार कुछ ना कुछ करे। उस दिशा में क्या कुछ विकल्प हैं, क्या हो सकता है, आम आदमी क्या उम्मीद कर रहा, उसकी भी करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के उस पर।